So, hello everyone, welcome to your PDA. We are going to start with a new subject, fluid mechanics. ये जो यूपीपीएससी एई का बैच हम लोग अभी कर रहे हैं, विच इज बेसिकली बैच नेम्ड एज परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस, जिसमें हम क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस सीरीज में ये दूसरा सब्जेक्ट अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज फ्लूइड मैकेनिक्स। इसके पहले हम लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिटेल में देखा, काफी सारे क्वेश्चंस अलग अलग टॉपिक के हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से किए। सो फ्लूइड इज डिफरेंट देन सॉलिड्स, पहले तो ये आपको समझना है, जो कि आपको पता है। आई होप कि आप रिवाइज करके आए हो, सीधा हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, बट आई एम गिविंग यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि फ्लूइड्स आर डिफरेंट देन सॉलिड्स। फ्लूइड्स वो सब्सटेंसेज हैं जिनके पास फ्लो प्रॉपर्टी है, जिनके पास फ्लो प्रॉपर्टी है। ये एक प्रॉपर्टी जिन सब्सटेंसेज के पास है उनको हम फ्लूइड बोलते हैं। फ्लो प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि अगर तुम थोड़ा सा भी, भले ही नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ शियर स्ट्रेस हो, मतलब वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ शियर स्ट्रेस हो, अगर आप बाहर से फोर्स लगाओगे, स्ट्रेस लगाओगे, तो जो फ्लूइड है इसमें कंटिन्यूअस और परमानेंट डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है। The fluid element, when it is subjected to shear, when it is subjected to external force, it will show you a continuous and permanent deformation. जो डिफॉर्मेशन है वो कैसा है? वो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब कि वो डिफॉर्मेशन रुकने नहीं वाला है, प्लस वो परमानेंट डिफॉर्मेशन है, मतलब रिकवरी नहीं होगी। कंटिन्यूअस और परमानेंट का थोड़ा और डिटेल में मतलब समझते हैं विद कंपैरिजन टू सॉलिड्स। जैसे सॉलिड्स में, जैसे अगर मैं मान लो यहाँ पे लिखूं, इधर मैं सॉलिड्स लिखूं, यहाँ पे सॉलिड्स है और यहाँ पे मान लो मैं फ्लूइड्स है, तो अगर मैं सॉलिड्स की बात करूं तो सॉलिड्स पे जब भी मैं फोर्स लगाता हूं तो उनमें डिफॉर्मेशन इलास्टिक या प्लास्टिक नेचर का प्रोड्यूस होता है, डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। वहां पे एक लिमिट है जिसको हमने डिफाइन किया, इलास्टिक लिमिट। अगर जो लोड लगा रहे हैं उसकी वजह से जो स्ट्रेसेज प्रोड्यूस हो रही है उस पर्टिकुलर लिमिट के अंदर है, तो लोड हटाने के बाद मटेरियल अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापिस आ जाता है, इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। तो ऐसे लोड को, ऐसी स्ट्रेसेज को इलास्टिक बोल रहे हैं। लेकिन अगर मैं उस पर्टिकुलर वैल्यू, इलास्टिक लिमिट से ज्यादा अगर मैं लोड लगाता हूं, ज्यादा स्ट्रेसेज प्रोड्यूस करता हूं, ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस करता हूं, तो जो डिफॉर्मेशन है वो फुल्ली रिकवरेबल नहीं होगा, मतलब मटेरियल अपनी ओरिजिनल कंडीशन में नहीं आ पाएगी। कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफॉर्मेशन कितना है, वो डिपेंड कर रहा है अमाउंट ऑफ लोड पे। और ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे डिफॉर्मेशन कांस्टेंट है, मतलब उस पर्टिकुलर लोड के करस्पॉन्डिंग कितना डिफॉर्मेशन, कितनी स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है, वो कांस्टेंट है, उसमें चेंज नहीं आ रहा है। पर फ्लूइड्स में ऐसा नहीं है। फ्लूइड्स में एक प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं फ्लो प्रॉपर्टी, या ऐसे बोलो कि वो सब्सटेंसेज जिनके पास ये प्रॉपर्टी होती है, जिसका नाम है फ्लो प्रॉपर्टी, उन सब्सटेंसेज को फ्लूइड बोलते हैं। फ्लो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप थोड़ा सा भी फोर्स लगाते हो तो ये परमानेंट और कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन शो करते हैं, मतलब इनमें डिफॉर्मेशन होता ही जाता है, होता ही जाता है, होता ही जाता है। दे कीप ऑन डिफॉर्मिंग एंड दैट डिफॉर्मेशन इज कंटिन्यूअस, दैट डिफॉर्मेशन इज परमानेंट इन नेचर। ये डिफॉर्मेशन होता ही जा रहा है, इसको सरल भाषा बोलो कि फ्लूइड फ्लो करने लगते हैं, इनमें फ्लो प्रॉपर्टी होती है। और ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर फ्लो प्रॉपर्टी होती है उनको ही हम फ्लूइड्स बोलते हैं। यहाँ पे डिफॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर फोर्स के लिए फिक्स नहीं है, क्योंकि डिफॉर्मेशन कंटिन्यूअसली होता ही जाता है, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। तो इसलिए यहाँ पे डिफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, रादर रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। जो सॉलिड्स है वहां पे डिफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट था, तो सबसे पहले आपने डिफॉर्मेशन एप्सिलॉन को डिफाइन किया, दैट इज डेल्टा एल बाई एल। और फिर उसके बाद आपने इस डिफॉर्मेशन को स्ट्रेस, जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हुआ उससे रिलेट किया कि जो सिग्मा है दैट इज यू कैन से ई इनटू एप्सिलॉन, या आपने बोला कि सिग्मा प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन है, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है विद इन अ पर्टिकुलर लिमिट, जिसको आप प्रोपोर्शनलिटी लिमिट बोलते हो। और उसके बाद आपने जब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाया तो बोला कि सिग्मा बराबर ई इनटू एप्सिलॉन है, यानी स्ट्रेस बराबर यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन है। ये आपने फॉर्मूला डिराइव किया, इसको बोलते हैं हुक्स लॉ, व्हिच इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये लिनियरिटी के कॉन्सेप्ट को अज्यूम कर रहा है, इसलिए सुपरपोजिशन आप इसमें यूज कर सकते हो। ये हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में डिटेल में डिस्कस किया। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो पूरे सोम में आपने बार बार यूज किया है। पर ये जो कहानी है ये फ्लूइड में नहीं हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि फ्लूइड्स में किसी भी फोर्स के लिए डिफॉर्मेशन की कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, रादर इट इज कंटिन्यूअस इन नेचर। तो यहां पे डिफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, रादर रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होता है। और यहां पे रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन हम बोलते हैं डी थीटा डिवाइड बाई डी टी से। सो हियर डिफॉर्मेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, रादर रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट। जैसे मान लो ये कोई फ्लूइड एलिमेंट है और इस पे मैंने ये बाहर से फोर्स लगाया, तो ये कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होता जाएगा। ये कुछ ऐसे होगा, फिर थोड़ी देर बाद देखोगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद देखोगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। इट कीप्स ऑन डिफॉर्मिंग। तो ये जो डिफॉर्मेशन का मेजर है, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा, इसको लिया गया। और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन थीटा है,
जिसको हम मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिफॉर्मेशन बोलूंगा, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफॉर्मेशन कांस्टेंट ही नहीं है, तो डिफॉर्मेशन से आप रिलेशनशिप नहीं स्टैब्लिश कर सकते हो। तो यहाँ पे डिफॉर्मेशन सॉलिड्स के जैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, रादर रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, मतलब उस फोर्स के करस्पॉन्डिंग किस रेट से, कितना रेट से डिफॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज डी थीटा बाई डी टी। और यहाँ पे जो शियर स्ट्रेसेस एसोसिएटेड है उनको हम रिलेट करते हैं इस रेट ऑफ डिफॉर्मेशन से, टाउ प्रोपोर्शनल टू डी थीटा बाई डी टी, या अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी के कॉन्सेप्ट को, साइन को हटाऊंगा, तो मैं लिख सकता हूं टाउ बराबर म्यू इंटू डी थीटा बाई डी टी। ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। जैसे ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल था, हुक्स लॉ, वैसे ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स है, इसको बोल रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, यहाँ पे ये जो म्यू है ये विस्कोसिटी कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एब्सोल्यूट या डायनेमिक विस्कोसिटी। डी थीटा बाई डी टी इट इज रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। आगे आप प्रूव भी कर सकते हो कि ये जो डी थीटा बाई डी टी है, दिस कम्स आउट टू बी डी यू बाई डी वाई। डी यू बाई डी वाई इज बेसिकली वेलोसिटी ग्रेडियंट। फ्लूइड में आपको पता है कि कुछ इस तरीके से वेलोसिटी प्रोफाइल आप बनाते हो, वेलोसिटी ग्रेडियंट, यहाँ पे शियर स्ट्रेस मैक्सिमम है, वेलोसिटी जीरो है, नो स्लिप कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए द मॉलिक्यूल इन कांटेक्ट विद सरफेस कम्स विद द वेलोसिटी ऑफ सरफेस इटसेल्फ। और जैसे जैसे सरफेस से दूर जा रहे हो शियर स्ट्रेसेस का प्रभाव कम होता जा रहा है, तो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। किसी भी हाइट पे जो वेलोसिटी है उसको यू बोल रहे हैं, दिस इज वेलोसिटी एट एनी हाइट यू, इसको यू या यू वाई बोल सकते हैं। और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो तो देखो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी है विद यू कैन से चेंज इन वाई वैल्यू, वाई इज द डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री फ्रॉम द सरफेस, उसी को बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो इसको आप प्रूफ कर सकते हो, मैं डेरिवेशंस वगैरह नहीं कराऊंगा, यहाँ पे ये क्लास क्वेश्चन की है, पर अपने नोट्स में देखना तो आपने प्रूफ किया होगा एक डायग्राम बना के, ये जो एंगुलर ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन है डी थीटा बाई डी टी, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, दैट यू कैन राइट एज डी यू बाई डी वाई। डी यू बाई डी वाई क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो इसी लॉ को मैं लिख सकता हूं टाउ बराबर म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई। दिस इज व्हाट वी कॉल न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। यहाँ पे डिफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट था, एप्सिलॉन डिफाइन किया, डिफॉर्मेशन स्ट्रेन, फिर स्ट्रेस रेजिस्टेंस टू दैट डिफॉर्मेशन, सिग्मा बराबर ई इंटू एप्सिलॉन। ये बेसिक लॉ ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, हुक्स लॉ जिसको बोलते हो। यहाँ पे डिफॉर्मेशन कांस्टेंट नहीं है एक फोर्स के लिए, डिफॉर्मेशन इज कंटिन्यूअस एंड परमानेंट इन नेचर, जिसको फ्लो प्रॉपर्टी बोलते हो। तो यहाँ पे डिफॉर्मेशन नहीं बल्कि रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, जिसको डी थीटा बाई डी टी बोला। और यहाँ पे जो शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रही है, रेजिस्टेंस टू दैट डिफॉर्मेशन, शियर जो प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू दिस रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। और अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी कॉन्सेप्ट प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाता हूं, तो मैं लिख सकता हूं टाउ बराबर म्यू इनटू डी थीटा बाई डी टी, व्हिच इज कॉल्ड एज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, व्हिच इज द बेसिक लॉ ऑफ दिस फ्लूइड मैकेनिक्स। नॉट ऑलवेज, मैं इसको इस तरीके से बेसिक लॉ नहीं बोल सकता हूं क्योंकि यहाँ पे और भी चीजें लगेंगी, पर इस तरीके से समझने के लिए आप समझ सकते हो। और अगर आप प्रूफ करना चाहो तो ज्योमेट्रिकली इसको प्रूफ कर सकते हो कि जो ये डी थीटा बाई डी टी है, दिस इज इक्वल टू डी यू बाई डी वाई। डी यू बाई डी वाई इज वेलोसिटी ग्रेडियंट, मतलब ये हाइट बढ़ने पे, वाई बढ़ने पे, सरफेस से दूर जाने पे किस रेट से वेलोसिटी बढ़ रही है, इसके बारे में बता रहा है। तो टाउ आप लिख सकते हो म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई, विच इज कॉल्ड एज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फ्लूइड क्या होते हैं, तो जो तीन स्टेट ऑफ मैटर है, जिसको आप बोलते हो सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इसमें ये जो लिक्विड और गैस है, इनको हम फ्लूइड बोलते हैं, इनके पास फ्लो प्रॉपर्टी होती है, इनको हम फ्लूइड बोलते हैं। सॉलिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका वॉल्यूम भी निश्चित होता है, जिनका डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है, इनका आयतन भी निश्चित होता है और इनका शेप भी निश्चित होता है। अगर आप फोर्स लगा के उसको चेंज करने की कोशिश करोगे तो इनका स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा। जबकि जो लिक्विड्स हैं वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका वॉल्यूम तो निश्चित होता है लेकिन इनका शेप निश्चित नहीं होता है। इनका शेप जिस बर्तन में ये रखे जाएंगे उस बर्तन के शेप को ये ऑक्युपाई कर लेते हैं, पर इनका वॉल्यूम नहीं बदलता है। 1 लीटर पानी आप चाहे जिस बर्तन में रखो वो 1 लीटर ही पानी होगा, वॉल्यूम विल नॉट चेंज, पर उस पानी का शेप बदल जाएगा। अगर आप उसको किस तरीके के बर्तन में रख रहे हो, उस बर्तन के शेप के हिसाब से पानी वो शेप ऑक्युपाई कर लेगा। तो ये लिक्विड है जो कि सॉलिड से डिफरेंट है। और जो गैसेज है, गैसेज कैसी है, तो इनका ना तो शेप निश्चित है और ना ही इनका साइज निश्चित है, मतलब जिस भी कंटेनर में रखोगे ये उसी के शेप और उसी के साइज को ऑक्युपाई कर लेंगी। तो गैसेज का ना ही शेप और ना ही साइज निश्चित है। लेकिन एज पर मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, एज पर इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, मैं बोलूं तो जो लिक्विड्स हैं और गैसेज हैं, इन दोनों ही के पास फ्लो प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए इन दोनों को मैं फ्लूइड्स में ले आ रहा हूं। और जो फ्लूइड मैकेनिक्स है, इट इज स्टडी ऑफ डिफरेंट फोर्सेज ऑन द फ्लूइड एलिमेंट। फ्लूइड के मोशन को हम समझने की कोशिश करेंगे, उसकी मैकेनिक्स को हम समझने की कोशिश करेंगे, और इस फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में बार बार मैं लिक्विड या गैसेज की बात करूंगा। ठीक है, स्टार्टिंग विद दिस फर्स्ट चैप्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, कि फ्लूइड्स की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है। ये जो भी क्वेश्चंस है, ये इंडिया में अलग अलग जो एई के क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं, तो इन क्वेश्चन से आपको अपनी तैयारी करनी है। बाकी इंजीनियरिंग सबसे जो क्वेश्चंस आपको करने हैं और जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस है वो आपको करने ही करने हैं। चलिए स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन, आंसर दिस क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। सब लोग आंसर दीजिए, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन।
बताइए। फर्स्ट में सी, चलिए देखते हैं। देखिए, बोला गया अ जेट ऑफ वाटर हैज डायमीटर ऑफ 0.3 सेंटीमीटर, द एब्सोल्यूट सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 0.072 न्यूटन पर मीटर। धीरे धीरे मैं टर्म्स को डिफाइन करूंगा, एक एक क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में सारी बातें नहीं बता सकता हूं, तो कुछ मैं यहां बताऊंगा, कुछ आगे किसी कॉन्सेप्ट को किसी और क्वेश्चन में बताऊंगा। इस तरीके से हम कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सरफेस टेंशन दिया हुआ है, दिस इज 0.072 न्यूटन पर मीटर। इन जनरल आप सरफेस टेंशन को बोलते हो दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। जो भी सरफेस होती है उसमें जो टेंशन होता है उसको आप सरफेस टेंशन बोलते हो। सरफेस में टेंशन होने का क्या मतलब है? तो जैसे ये मान लो एक तार है, इस तार को मैंने इधर भी फिक्स कर दिया, इस तार को मैंने इधर भी फिक्स कर दिया, दिस इज वायर। मान लो ये वायर स्टील का बना हुआ है, और मान लो गर्मी में आप इस पे कपड़े सुखाते हो, यहाँ पे जगह जगह पे आपने कपड़े फैला दिए, तो ये कपड़ों का वेट कहाँ लग रहा है? नीचे। ये कपड़ों का वेट कहाँ लग रहा है? नीचे। और इस वेट की वजह से ये जो वायर है ये कुछ इस तरीके से सैग कर जाएगा, इसमें कुछ इस तरीके से सैगिंग हो जाएगी, और जो वायर है दिस वायर विल बी अंडर टेंशन। कहीं पे भी देखोगे तो वायर जो है उस वायर में टेंशन आ जाएगा। तो ये वायर में जैसे टेंशन आ रहा है, ऐसे ही लिक्विड के सरफेस पे टेंशन आएगा, या फ्लूइड्स के सरफेस पे टेंशन आएगा, इंटरफेस पे टेंशन आएगा, और उस टेंशन को हम बोल रहे हैं सरफेस टेंशन। अगर मैं ये एक कंटेनर लूं जिसमें पानी भरा हुआ है, तो अगर मैं इस कंटेनर में देखना चाहूं अलग अलग पार्टिकल्स को, सपोज करो ये कोई मॉलिक्यूल है जो कि यहाँ पे है, अंदर है, तो इसमें चारों तरफ से समान सेम अमाउंट का कोहेजन लग रहा है। इट इज अट्रैक्टेड बाय अ फोर्स व्हिच इज रिफर्ड एज मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको कोहेजन बोलते हो, फ्रॉम ऑल अराउंड बाय इक्वल मैग्नीट्यूड। तो ये देखो, ये जो मॉलिक्यूल है इनसाइड, वो चारों तरफ से सेम अमाउंट के फोर्स से खींचा जा रहा है, मतलब इस पे नेट फोर्स कितना है? 0 है। इट इज स्टेबल, इसमें कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है, जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है, तो सरफेस पे देखो ये तीन तरफ से तो खींचा जा रहा है कोहेजन, लेकिन जो एयर है, एयर का वाटर से जो अडेजन है वो काफी कम है, तो इधर से जो पुल आ रहा है वो काफी कम है। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है उस पर कुछ इस तरफ से लग रहा है, समथिंग लाइक दिस। इस तरीके से आप विजुलाइज कर सकते हो। तो जो सरफेस है, ये जो पूरी की पूरी सरफेस है, जो भी ये पूरा सरफेस होगा, दिस इंटायर सरफेस इज गोइंग टू बी स्ट्रेच्ड, इसमें ये टेंशन आ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस नेट फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड। ये कुछ एफ फोर्स, नेट फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है हर एक मॉलिक्यूल पे। देयर आर सो मेनी मॉलिक्यूल्स, ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल इज पुशिंग डाउनवर्ड इन बाय नेट फोर्स, कुछ डाउनवर्ड इस पे लग रहा है, जिसकी वजह से ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है इसमें टेंशन आ जाएगा, और इस वाले टेंशन को हम बोल रहे हैं सरफेस टेंशन। नाउ दिस सरफेस टेंशन इज बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। इनफैक्ट ये जो फ्लूइड है, जो लिक्विड है, और जिसके इंटरफेस में, जैसे यहाँ पे इंटरफेस विद एयर है, ये दोनों की रिलेटिव प्रॉपर्टी है। पर इन जनरल इस एडिशन को हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, तो हम बोलेंगे ये प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है। जैसे वाटर और एयर के इंटरफेस के लिए सरफेस टेंशन सिग्मा 0.073 न्यूटन पर मीटर के आसपास आता है। ये स्टैंडर्ड है, इसको याद भी रख सकते हो, ये एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछता है। तो ये सरफेस टेंशन है। अच्छा, इस सरफेस टेंशन से बहुत सारी चीजें होती हैं। सरफेस टेंशन से क्या होगा? तो सरफेस टेंशन से जैसे मॉस्किटोज होते हैं, वो देखो सरफेस पे रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो वेट है जो नीचे लग रहा है, जैसे अगर मान लो ये पानी था, कोई मॉस्किटो इस पे आके बैठता है, ये पानी कुछ ऐसे हो गया इसके वेट की वजह से। देखो ये मॉस्किटो इसको नीचे पुल कर रहा है इस तरीके से, कुछ जैसे चादर पे, मेरे पास है नहीं कोई, मैं अकेले पकड़ नहीं सकता हूँ, चादर पे ऊपर से कुछ रखो तो चादर खींच नहीं जाएगी, समथिंग लाइक दिस। ये मॉस्किटो खींच गया, खींच दिया इसने, तो ये देखो ये सरफेस टेंशन अब इधर लग रहा है, सरफेस टेंशन सरफेस पे लग रहा है, समथिंग लाइक दिस। और ये जो सरफेस टेंशन है ये इसके वेट को संभालेगा, ये जो वेट है इसके इफेक्ट को कुछ काउंटरैक्ट करेगा। इस तरीके से मॉस्किटो उस सरफेस पे रह पाता है, या अगर कोई पतली सी नीडल आप केयरफुली प्लेस कर दो तो वो सरफेस पे फ्लोट करती रहेगी। सरफेस टेंशन के बहुत सारे एप्लीकेशन है। जैसे अगर मैं बोलूं कोई बलून है, इस बलून को मैं बीच से काटूं, मान लो बलून नहीं बल्कि मान लो ये वाटर बबल है। वाटर बबल मतलब ये वाटर बबल मतलब ये पानी का बुलबुला है इन एयर। वाटर बबल मतलब ऐसे में बोल सकता हूं, इट इज वाटर इन एयर। हवा में जो पानी का बुलबुला है उसको वाटर बबल बोलते हैं। तो ये जो वाटर बबल है, अगर आप इसको कट करोगे तो ये जो सरफेस है, सब कुछ नहीं, जो सरफेस है, हर एक सरफेस का मॉलिक्यूल अंदर की तरफ कोहेजन से खींच रहा है, पर बाहर की तरफ नेट फोर्स बैलेंस नहीं है, तो हर तरफ ही खींच रहा है, समथिंग लाइक खींच रहा है ना। तो मैं देखो, अगर मैं चाहूं तो इसको मैं इस तरीके से भी शो कर सकता हूं कि ये आधा मैंने केवल काटा, आधा हेमिस्फीयर, समथिंग लाइक दिस। और मैं देखो जहां जहां पे कट किया है मैंने, भैया जब जैसे बीम कट करते थे, मान लो जैसे सपोज करो
मान लो ये तुम्हारा एक मेंबर है, इस पे पी फोर्स लगा इधर, जब इसको काटते थे तभी तो बोलते थे ये पी इंटरनल इधर लग रहा है, समथिंग लाइक दिस। वैसे ये जब मैंने काटा तो ये सरफेस टेंशन दिखा मुझे, और टेंशन मतलब एरो मैं बाहर की तरफ शो कर रहा हूं, आपको पता है ये कंप्रेशन है, ये टेंशन है, ये सब नहीं समझा रहा हूं मैं, तो ये सारे एरोज बाहर की तरफ किए, और ये सरफेस टेंशन कितना है, सिग्मा है। अच्छा, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन जो प्रेशर चेंजेज है दैट विल टेक प्लेस अक्रॉस अ कर्व्ड इंटरफेस, एक जो कर्व्ड इंटरफेस है इसके अक्रॉस प्रेशर चेंजेज होंगे। बेसिकली अंदर प्रेशर ज्यादा होता है और बाहर प्रेशर कम होता है। अंदर प्रेशर ज्यादा है क्योंकि बलून में आप हवा भर रहे हो, प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स इन आवर सिस्टम इज द रीजन फॉर प्रेशर। जहां पे जीरो मॉलिक्यूल्स है, वैक्यूम, वहां पे कोई प्रेशर नहीं है। जहां पे जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स है वहां पे प्रेशर उतना ही ज्यादा है। तो जब बलून में आप हवा भरते हो तो बलून के अंदर हवा भरने की वजह से बलून के अंदर प्रेशर ज्यादा है और बलून के बाहर प्रेशर कम है। ये क्वेश्चन एग्जाम में अलग अलग फॉर्म में पूछता है। जैसे बोलेगा ये कर्व इंटरफेस है, ये मान लो पी इनसाइड है, ये पी आउटसाइड है, तो कौन सा प्रेशर ज्यादा है, पी इनसाइड इज मोर देन आउटसाइड। मान लो ये कोई कर्व सरफेस है, यहाँ पे प्रेशर इनसाइड इतना है, यहाँ पे पी प्रेशर आउटसाइड है, तो कौन सा फोर्स ज्यादा है, पी इनसाइड इज मोर। जो फोर्स ज्यादा है कौन सा, जो अंदर वाला है। रीजन बताया, गुब्बारे में जैसे हवा भरते हो तो हवा भरने से गुब्बारे की बॉडी टेंशन में आ जाती है, वैसे ही जो बबल है, जब आप पानी के बुलबुले में हवा भरोगे, बबल के अंदर एयर होती है, तो हवा भरने से क्या होगा, जो ये बुलबुला है, जो पानी का ये सरफेस है, ये स्ट्रेच हो जाएगा जैसे बलून की इलास्टिक मेम्ब्रेन, और इस पे सरफेस टेंशन कुछ आप देख सकते हो। जब कट करोगे तो आपको वो टेंशन नजर आएगा। और हमेशा कैसा होगा, अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर ज्यादा होगा। जैसे गुब्बारे में प्रेशर अंदर ज्यादा बाहर कम, वैसे ही बबल्स में भी प्रेशर अंदर ज्यादा बाहर कम। इनफैक्ट इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये बबल फॉर्म हुआ है, इस प्रेशर डिफरेंस और इस सरफेस टेंशन की वजह से ये बबल फॉर्म हुआ है। बुक में लिखता है कि बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन प्रेशर चेंजेज अकर्स अ कर्व्ड इंटरफेस, और जिसकी वजह से बबल फॉर्मेशन होता है। सो बबल फॉर्मेशन इज वन एप्लीकेशन ऑफ दिस सरफेस टेंशन। अब चूंकि अगर मैं देखना चाहूं इस प्रेशर डिफरेंस कितना है, तो चूंकि अंदर प्रेशर ज्यादा है, बाहर प्रेशर कम है, इसलिए मैंने नेट प्रेशर का जो चेंज है डेल्टा पी, उसको मैंने इस साइड शो किया है, अंदर से बाहर की तरफ। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि इन इक्विलिब्रियम ये जो सरफेस टेंशन फोर्सेस प्रोड्यूस कर रहा है, ये चेंज इन प्रेशर, ये जो डेल्टा पी डिफरेंस इन प्रेशर है, इसकी वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है उसके बराबर होगा। तो मैं इन दोनों फोर्सेज को इक्वेट कर सकता हूं फॉर इक्विलिब्रियम। मैं बोल सकता हूं जो डेल्टा पी है और ये कितने एरिया पे लग रहा है, तो मैं बोलूंगा पाई आर स्क्वायर। ये जो प्रोजेक्टेड एरिया होता है तो कर्व्ड एरिया जिसपे ये प्रेशर लग रहा है, पर कर्व्ड एरिया हमेशा हम जब भी कर्व्ड एरिया पे फोर्स लेते हैं वी ऑलवेज टेक प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया कैसा होगा, ये सर्कुलर होगा, अगर मैंने सर्कल कट किया है दैट विल बी पाई आर स्क्वायर। तो ये जो डेल्टा पी इंटू पाई आर स्क्वायर है, दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा। अभी बताया सिग्मा क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, आगे सिखाऊंगा, पर मैं फोर्स को क्या लिख सकता हूं, सिग्मा इंटू एल। तो मैं सिग्मा इंटू और कितनी लेंथ पे लग रहा है, तो ये 2 पाई आर पूरे पेरीमीटर पे, जहां जहां सरफेस है, सरफेस के मॉलिक्यूल पे इस तरीके से सरफेस टेंशन लग रहा है, और ये सरफेस टेंशन इस तरीके से इसको इक्विलिब्रियम में रख रहा है। इसको सॉल्व करो, देखो पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया। अगर मैं डेल्टा पी लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, 2 सिग्मा बाई आर। ये एक फॉर्मूला निकल के आ गया। दिस इज फॉर वाटर बबल इन एयर, या बोल सकते हो फॉर एयर बबल इन वाटर। लेकिन अगर मैं सोप बबल की बात करूंगा, सोप बबल जो पानी का सॉरी जो साबुन का बुलबुला होता है, तो साबुन का बुलबुला दो लेयर होता है। दो लेयर मतलब इसमें कुछ इस तरीके से साबुन की दो लेयर्स होती हैं, अंदर हवा भरा होता है और बाहर हवा भरा होता है, समथिंग लाइक दिस। ये एक दो लेयर स्ट्रक्चर होता है। तो यहां पे देखो सिग्मा इस वाली लेयर पे भी लगेगा और सिग्मा इस वाली भी लेयर पे लगेगा। फिर मैं बोलूं अगर डेल्टा पी इंटू पाई आर स्क्वायर, ये जो फोर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस है, तो ये बराबर किसके होगा, सिग्मा इंटू 2 पाई आर। और अब दो इस तरीके की लेयर्स हैं तो इंटू 2 कर दिया। इसको जब सॉल्व करोगे फिर से, एक आर से आर कट गया, पाई से पाई कट गया, तो ये डेल्टा पी निकल के आ गया 4 सिग्मा बाई आर। ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने, ये ड्राइव करके मैं अभी दिखा दे रहा हूं समझाने के लिए, बट ऑल दीज फॉर्मूले यू मस्ट रिमेंबर। ऐसे ही अगर मान लो कहीं से जेट निकल रहा है, मान लो ये पाइप है, इससे ये जेट निकल रहा है, इस जेट को मैं काट के देखूं, इस जेट को मैंने पकड़ा, तो पहले तो ये समझो कि ये जेट मैंने काटा। लेट मी सर्च अ पेपर, वेट अ मिनट। चलो ये देखो, जैसे मान लो ये मैंने ये जेट काटा, ये जो पाइप से धार निकल रही थी जेट, इसको मैंने काटा, यहां से काटा, यहां से काटा। अब इसको बीच से फाड़ रहा हूं, इसकी एनालिसिस कर रहा हूं। इसको काटने के बाद ये जेट हाथ में लिया, जो पानी निकल रहा था उसको कट किया, इमेजिन करो, और इसको काटा, बीच से फाड़ के देख रहा हूं। तो जब मैं इसको बीच से फाड़ के देखूंगा तो इट विल बी लुकिंग समथिंग लाइक दिस। ये इस तरीके से एक सरफेस होगा, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। और ये मैं डायग्राम अच्छे से नहीं बना पा रहा हूं, पर विजुलाइज करो कुछ इस तरीके से आपको इसके पीछे
कुछ इस तरीके से आधा जेट है, समथिंग लाइक दिस। अब यहां पे देखो, मान लो इसकी, ये क्या हो गया यार, ठीक है, मान लो इसकी ये जो लेंथ है, दिस इज एल, मान लो इसकी जो लेंथ है वो है एल, और मान लो इसकी जो रेडियस है वो है आर। तो इसमें भी देखो, ये जहां पे कट कर रहा हूं सरफेस पे, सरफेस मतलब जो ये इधर अंदर लिक्विड है, इधर बाहर एयर है, जो दो इंटरफेस है इसको सरफेस बोल रहा हूं। ये पानी भरा हुआ था, यहाँ पे लिक्विड था, यहाँ पे हवा थी, ये जो इंटरफेस है इसको सरफेस बोल रहा हूं। ये मैंने काटा तो जो जेट था, जेट के बाहर हवा है और जेट में पूरा पानी भरा है, तो ये जो कॉन्टैक्ट है दिस इज इंटरफेस। तो इस इंटरफेस पे देखो हर जगह सरफेस टेंशन लग रहा है, सरफेस टेंशन समथिंग लाइक दिस। और फिर से अगर मैं फोर्सेज बैलेंस करूं वही कर्व इंटरफेस वाला कॉन्सेप्ट, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि जो डेल्टा पी है इनटू कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है, तो दिस इज 2r। ये जो प्रोजेक्टेड एरिया है, अब ये कुछ ऐसा रेक्टेंगल दिखेगा, दिस इज 2r, इसकी लेंथ, ये चौड़ाई हो गई, और ये लेंथ कितनी हो गई इंटू एल, एंड दिस शुड बी इक्वल टू सिग्मा इंटू ये कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है एल, और प्लस सिग्मा इंटू एल। तो अगर यहां से मैं फिर से सॉल्व करूं, दिस इज नथिंग बट 2 सिग्मा एल, और ये एल से एल कट जाएगा, तो और 2 से 2 कट जाएगा, तो अगर मैं यहां पे डेल्टा पी निकालूं, सो दिस विल कम आउट टू बी सिग्मा बाई आर। तो देखो ये तीन फॉर्मूले निकाल लिए, फॉर एयर बबल इनसाइड वाटर, फॉर वाटर बबल इनसाइड एयर के लिए ये फॉर्मूला है डेल्टा पी बराबर 2 सिग्मा बाई आर, फॉर सोप बबल ये फॉर्मूला है डेल्टा पी बराबर 4 सिग्मा बाई आर, एंड फॉर जेट दिस फॉर्मूला कम्स आउट टू बी डेल्टा पी बराबर सिग्मा बाई आर। ये फॉर्मूले पे क्वेश्चंस आते हैं, ये फॉर्मूले ही कई बार सीधा क्वेश्चन में पूछता है, और हर जगह एक ही कॉन्सेप्ट यूटिलाइज किया गया है, प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से चूंकि सरफेस स्ट्रेच्ड है, इसकी वजह से जो एक कर्व्ड इंटरफेस होता है वहां पे प्रेशर चेंजेस अगर होते हैं, और किस तरीके से कि ये जो फोर्स है नेट फोर्स बिकॉज ऑफ प्रेशर, और जो सरफेस टेंशन है वो बैलेंस है, तभी बुलबुला बना रह जा रहा है, अदरवाइज बुलबुला फूट जाता है। दीस फोर्सेज आर बैलेंस्ड, तो दे आर बैलेंस्ड। ठीक है, ये बार बार मैंने अलग अलग फॉर्मूले डिराइव किए। नाउ यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इसमें आप कुछ ऐसा नहीं है जो समझ नहीं सकते हो। सरफेस टेंशन पे ये क्वेश्चन है, बोला गया जेट है, तो जेट में क्या होगा, पहले तो फॉर्मूला मैं ये मिटा के सीधा यही सॉल्व कर दे रहा हूं। तो जेट में फॉर्मूला क्या यूज करूंगा मैं, फॉर जेट आई कैन से कि जो डेल्टा पी है दिस इज सिग्मा बाई आर, यही फॉर्मूला निकल के आया, देखो 2 सिग्मा बाई आर, 4 सिग्मा बाई आर एंड सिग्मा बाई आर, दिस इज सिग्मा बाई आर। तो ये मैं डेल्टा पी बराबर सिग्मा बाई आर लिख रहा हूं। और पूछा क्या है पहले देख लेता हूं, पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ जेट ऑफ वाटर हैज डायमीटर ऑफ 0.3 सेंटीमीटर, ठीक है, एब्सोल्यूट सरफेस टेंशन इतना है, ठीक है, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 101.2 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे दिया है, मतलब जो प्रेशर एटमॉस्फेयर में है, मतलब जो जेट है, जेट के बाहर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना है वो दे दिया है। द एब्सोल्यूट प्रेशर विद द जेट ऑफ वाटर विल बी, तो बोला गया जेट की वजह से एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा, तो डेल्टा पी निकालोगे, डेल्टा पी कितना है, सो दिस इज पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड। ये पी आउटसाइड आपको दिया है पी एटमॉस्फेरिक, तो पी इनसाइड निकाल सकते हो। पहले तो डेल्टा पी निकालना पड़ेगा, इसको करूंगा मैं सिग्मा बाई आर करके। सिग्मा कितना है 0.072 डिवाइड बाई आर कितना है, देखो यूनिट को ध्यान देना, दिस इज न्यूटन पर मीटर, और आर कितना है, तो आर इज गिवन, ये डायमीटर दिया है 0.3 सेंटीमीटर, तो मैं इसको लिख दिया 0.3 डिवाइड बाई 2, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मीटर। ये कर सकता हूं मैं इस तरीके से, इसको कैलकुलेटर सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो दिस कम्स आउट टू बी, ये ऊपर जाएगा, दिस इज 0.072 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 0.3 और इंटू 100, सो दिस कम्स आउट टू बी 48। और P इंटरनल अगर मैं निकालना चाहूं, सो दिस विल बी 48 प्लस P आउटसाइड, ये 48 न्यूटन में निकल के आया है, 48 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इनफैक्ट दिस इज 48 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रेशर की यूनिट है पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, देखो ये सारे आंसर्स किलो न्यूटन में है, तो मैं लिख रहा हूं 48 इंटू 10⁻³ और प्लस ये P आउटसाइड कितना है 101.32, 101.2, तो इसको मैं जोड़ दे रहा हूं, तो ये 48/1000 हो गया किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में करने के लिए, और इसमें मैंने जोड़ दिया प्लस 101.2, दिस कम्स आउट टू बी 101.248, दिस कम्स आउट टू बी 101.248, यूनिट क्या है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यूनिट ऑफ प्रेशर। तो क्या आंसर हो गया, सी पार्ट। इजी क्वेश्चन, और देखो एग्जाम का क्वेश्चन है, ये एई का क्वेश्चन है, और देखो आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है, तो ये आपको प्रैक्टिस करके कैलकुलेशन स्पीड भी सही करने की जरूरत है। चलिए सॉल्व दिस सेकंड क्वेश्चन, सॉल्व दिस सेकंड क्वेश्चन। काफी सारी मैंने इंफॉर्मेशन दी, इस क्लास का आनंद तभी है जब आप रिवाइज करके आ रहे हो। ये मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको थ्योरी आती है,
और आप यहाँ पे प्रैक्टिस करके और परफेक्ट होना चाहते हो, आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है, नए सिरे से कॉन्सेप्ट को सीखने की या सब्जेक्ट को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं ये अजम्पशन के साथ ये करा रहा हूं, बैच का नाम ही है परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस। तो आनंद तभी आएगा, मजा तभी आएगा, मैक्सिमम लर्निंग आप तभी कर सकते हो जब आप पहले से रिवाइज करके आओ। रिवाइज करके आए होगे तो जो आपके डाउट्स भी होंगे वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। देखो और दूसरे तरीके से मैं आपको चीजें सिखा रहा हूं। सॉल्व दिस क्वेश्चन। बोला गया एक फ्लूइड है, there is a fluid in which shear stress is more than the yield value and shear stress is proportional to the rate of shear strain is known as। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो ये मैं मिटा दे रहा हूं, आई होप कि आपने लिख लिया है, इस स्लाइड पे जो भी है मैं इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक है, देखो अब ये क्वेश्चन कहां से आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन रियोलॉजी से आया हुआ है। क्वेश्चन ये आया हुआ है रियोलॉजी से। रियोलॉजी क्या है? सो इट इज ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी, इन विच वी स्टडी about different types of fluid, about different types of fluids and their behavior, इसको मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। एग्जांपल तो मैं कुछ भी दे सकता हूं, पर आपका यूपीपीएससी ए का एग्जाम है तो आपके काम का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। देखो आपने सब्जेक्ट पढ़ा मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस इज डिफरेंट इन कंपैरिजन टू मटेरियल इंजीनियरिंग। जो हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में किया, हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्या किया, सपोज करो कोई बीम है तो उस बीम पे कैसे कैसे स्ट्रेसेज आ रही है, कैसे कैसे वो मटेरियल बिहेव कर रहा है उन अप्लाइड लोड्स की वजह से, और उसकी हमने स्टडी की। हमने मटेरियल में नहीं घुस के देखा कि मटेरियल कैसे बिहेव कर रहा है, जितनी जरूरत है उसकी हमने मैकेनिक्स पे ध्यान दिया, बट नॉट इन द साइंस ऑफ मटेरियल। तो ये मटेरियल साइंस नहीं, ये मटेरियल इंजीनियरिंग है। मटेरियल साइंस वो विज्ञान है, वो वाला साइंस है जिसमें हम जो स्ट्रक्चर ऑफ कोई मटेरियल होता है, मटेरियल मतलब कोई जो पदार्थ है, किसी पदार्थ के स्ट्रक्चर से उसकी प्रॉपर्टीज को रिलेट करते हैं। बट मटेरियल इंजीनियरिंग इज डिफरेंट इन कंपैरिजन टू मटेरियल साइंस। मटेरियल इंजीनियरिंग में हम अलग अलग कंपोनेंट्स पे, किसी स्ट्रक्चर के अलग अलग पार्ट्स पे जो फोर्सेज हैं या जो मूवमेंट्स हैं, उनके इफेक्ट को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बीम की स्टडी करने के बजाय जो बीम का मटेरियल था उसकी स्टडी करने लगता तो वो मटेरियल साइंस होता, पर बीम की स्टडी करना मटेरियल इंजीनियरिंग है। सॉलिड मैकेनिक्स इसको हमने बोला। ठीक है, रिलेट किया। अब फिर से वापस आते हैं सेम उसी तरीके से जैसे मैंने सोम में बोला कि सोम में हम मटेरियल की स्टडी नहीं करते, हम बॉडी की स्टडी नहीं करते हैं, रादर हम बॉडी के बिहेवियर की स्टडी करते हैं। हमने बोला कि सोम वो ब्रांच ऑफ साइंस है, वो मैकेनिक्स वाला टाइप है जिसमें हम जो फोर्सेज हैं उनके इंटरनल जो अफेक्ट है बॉडी पे, उसको हम एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और कौन सी बॉडी? डिफॉर्मेबल बॉडी। तो कोई बॉडी तो बोल सकते हो रिजिड और डिफॉर्मेबल है नहीं। आपने मैकेनिक्स में बोला कि आप रिजिड बॉडीज के बारे में पढ़ते हैं, जो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स है उनके जो एक्सटर्नल इफेक्ट्स हैं ओवर रिजिड बॉडी, उसकी स्टडी करते हो, वो मैकेनिक्स है। और जो उसका इंटरनल इफेक्ट है उसकी स्टडी करते हो सोम में। तो वहां पे आप रिजिड बॉडीज की स्टडी कर रहे थे इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सोम में आप डिफॉर्मेबल बॉडी की स्टडी कर रहे थे, बॉडी की स्टडी कर रहे थे। पर चाहे वहां पढ़ते थे चाहे यहां पढ़ते थे, बॉडीज वही थी, वही एल्युमिनियम, वही कॉपर, वही स्टील, सब कुछ वही था। तो किसको तुम रिजिड मानो, किसको तुम डिफॉर्मेबल मानो, ये एक संकट आया, ये एक प्रॉब्लम आई। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए मैंने आपको बताया कि एक्चुअली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम बॉडी को पढ़ते ही नहीं है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द बॉडी। हम बॉडी में नहीं इंटरेस्टेड है कि बॉडी कैसी है, डिफॉर्मेबल है, रिजिड है, नहीं, रादर हम उसके बिहेवियर को स्टडी करते हैं। और जब आप अच्छी बुक पढ़ोगे तो बोलेगा रिजिड बॉडी बिहेवियर, इस तरीके से टर्म को यूज करेगा। हम बॉडी की स्टडी नहीं, हम बॉडी के बिहेवियर की स्टडी करते हैं। पूरे सोम में हमने कभी कोई बॉडी नहीं पकड़ी कि ये कैसे बिहेव कर रही है फोर्सेज के लिए, कैसे, मतलब हमने उस बॉडी की नहीं स्टडी की, बल्कि हम उसके बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं। एक एग्जांपल समझाता हूं, जैसे मान लो ये पेन है, तो इस पेन को अगर मैं पुश करता हूं, ये फ्री है, तो देखो ये ट्रांसलेट कर रहा है। अब इसमें कोई डिफॉर्मेशन हो रहा है? नहीं, तो ये एज ए रिजिड बॉडी में एनालाइज करूंगा, ये मैकेनिक्स हो गया। लेकिन इसी पेन को अगर मैं फिक्स कर दूं और फिर इसको मैं दबाऊं, तो अब ये रिस्ट्रेनमेंट की वजह से इसमें स्ट्रेन और स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रही होगी। अब ये एज ए डिफॉर्मेबल बॉडी बिहेव कर रही है। तो वही बॉडी एज ए रिजिड बॉडी बिहेव कर रही थी, वही बॉडी एज ए डिफॉर्मेबल बॉडी बिहेव कर रही थी। वही बीम में जब तुमने सपोर्ट रिएक्शंस लगाई, जब तुमने लॉज ऑफ मैकेनिक्स को यूज किया तो उसको एज ए रिजिड बॉडी ट्रीट किया, और उसी बीम में जब तुमने शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया तो उसको तुमने एज ए डिफॉर्मेबल बॉडी स्टडी किया। वो जो शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट है वो इंटरनल रजिस्टिंग फोर्सेज और मूवमेंट्स थे। तो सेम वैसे ही जैसे मटेरियल साइंस और मटेरियल इंजीनियरिंग का डिफरेंस है, सेम वैसे ही जैसे मैं बॉडी नहीं बॉडी के बिहेवियर को पढ़ता हूं, सेम वैसे ही
फ्लूइड मैकेनिक्स में मैं फ्लूइड नहीं बल्कि फ्लूइड के बिहेवियर को पढ़ने की कोशिश करता हूं। इन फ्लूइड मैकेनिक्स वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैकेनिक्स, मींस हाउ थिंग्स वर्क इन, यू कैन से इन फ्लूइड या इन फ्लूइड मोशन। हम उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, ना कि हम फ्लूइड को पढ़ने की कोशिश करते हैं। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड, और वो जो फ्लूइड्स हैं, कैसे फ्लूइड्स हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, उनकी स्टडी करते हैं हम इन रियोलॉजी। रियोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड्स एंड देयर बिहेवियर। और डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड्स जो हम पढ़ते हैं तो उनको ब्रॉडली हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। एक को बोलते हैं हम न्यूटोनियन फ्लूइड, एक को बोलते हैं हम न्यूटोनियन फ्लूइड, और दूसरे को बोलते हैं हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। दूसरे को बोलते हैं हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। जो न्यूटोनियन फ्लूइड है ये सिंपली वो वाले फ्लूइड है जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं। मतलब इनमें जो शियर स्ट्रेस है, मतलब जो रेजिस्टेंस है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू डी थीटा बाई डी टी, ये रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल होने का मतलब कि इसको मैं ऐसे लिखूंगा, टाउ बराबर म्यू इंटू डी यू डिवाइडेड बाई डी वाई, या डी थीटा बाई डी टी ही रहने दो। तो जो मैं डी थीटा और टाउ के बीच में कर्व बनाऊंगा, दिस इज डी थीटा डिवाइड बाई डी टी, और ये टाउ है, तो ये कर्व का जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, और ये जो स्लोप है इसको म्यू बोल रहे हैं। ये भैया y बराबर mx टाइप की इक्वेशन है, ठीक है। मतलब स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, और कैसे प्रोपोर्शनल है, लीनियरली प्रोपोर्शनल है, इट इज लीनियरली प्रोपोर्शनल। ये जो म्यू है ये केवल और केवल मटेरियल प्रॉपर्टी, फ्लूइड की प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा है, ये फ्लो कंडीशंस पे डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए इसको एब्सोल्यूट विस्कोसिटी बोलते हैं। दूसरे जो फ्लूइड्स होते हैं उनको बोलते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, जो कि बेसिकली इस रूल को, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते हैं। मतलब इनमें इस तरीके से जो टाउ है वो प्रोपोर्शनल टू डी थीटा बाई डी टी नहीं होता है। मे बी ये प्रोपोर्शनल टू डी थीटा बाई डी टी हो, बट नॉट नेसेसरीली कि ये लीनियरली प्रोपोर्शनल है। तो ऐसे जो फ्लूइड्स हैं उनको नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं। और इनमें जो विस्कोसिटी टर्म आएगी अभी मैं दिखाऊंगा, वो केवल और केवल फ्लूइड प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करते हैं, जबकि वो फ्लूइड और फ्लो दोनों ही की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करते हैं। इसीलिए उसको एपरेंट विस्कोसिटी बोलते हैं, ना कि उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। तो ये टर्म वहां से निकल के आते हैं। और जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स हैं इनको पढ़ना काफी कॉम्प्लिकेटेड है। अभी से बता दे रहा हूं एक बात आपको, जो फ्लूइड मैकेनिक्स से हाईली एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है, तो जो एक्सपेरिमेंट्स का वेटेज है वो आपको देना पड़ेगा। जहां जो बात आपको एक्सेप्ट करनी है वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कई बार हर चीज का तर्क आप ढूंढने जाओगे तो आप अपना समय वेस्ट कर रहे होगे, अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन का जो ये बहुमूल्य समय है इसको आप वेस्ट कर रहे होगे। तो जो चीजें एक्सपेरिमेंटल है उसको आपको वैसे ही समझना है, और ये इंटायर सब्जेक्ट हाईली एक्सपेरिमेंटल है, तो जो पता है वो पता है और जो नहीं पता है वो नहीं पता है। ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन इससे आते हैं। कॉन्सेप्ट तो हम समझेंगे, पर ऐसी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस भी आते हैं। कहां से कहां पहुंचा मैं, तो जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है इनको पढ़ना इतना आसान नहीं है, इट्स स्टडीज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। तो इनको समझने के लिए अलग अलग मॉडल्स डेवलप किए गए, अलग अलग मॉडल्स डेवलप किए गए। मॉडल्स मतलब जैसे आप किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए मॉडलिंग करते हो ना, तो अलग अलग मॉडल्स से इनको हमने डेवलप किया। और आज के टाइम पे जो काफी फेमस एक मॉडल हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं पावर्स लॉ या पावर मॉडल। तो ये पावर्स मॉडल से हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स है, और भी अलग अलग तरीके के मॉडल्स हैं, हम जो पढ़ते हैं उसको पावर्स लॉ, पावर्स मॉडल बोलते हैं। इसमें दो तरीके के नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स को कैटेगराइज किया गया है। एक को बोला गया टाइम इंडिपेंडेंट, मतलब इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो समय पे डिपेंड नहीं कर रही है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। और दूसरी जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है इनको बोला टाइम डिपेंडेंट। ये टाइम डिपेंडेंट है। एक ही कर्व से मैं इन सबको समझा दे रहा हूं। तो जैसे अगर मैं बोलूं ये डी थीटा बाई डी टी है, और ये मैं बोलूं कि दिस इज यू कैन से टाउ है, तो अलग अलग कर्व इसमें बना सकता हूं। दिस इज द न्यूटोनियन फ्लूइड जिसमें टाउ प्रोपोर्शनल टू डी थीटा बाई डी टी, स्ट्रेट लाइन है। दिस इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड, दिस इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड, दिस इज बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड, दिस इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड, दिस इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड। इसको जो सबसे नीचे है इसको हम बोलते हैं डायलेटेंट, दिस इज डायलेटेंट। और इसको हम बोलते हैं सॉरी, दिस इज न्यूटोनियन, दिस इज न्यूटोनियन। दिस इज आइडियल प्लास्टिक, आइडियल या बिंघम प्लास्टिक इसको बोलते हैं। दिस इज बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड, दिस इज बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड। और दिस इज डायलेटेंट, और इसको बोलते हैं हम लोग सूडो प्लास्टिक। इसको बोलते हैं हम लोग स्यूडो प्लास्टिक। दिस इज स्यूडो प्लास्टिक, दिस इज व्हाट वी कॉल स्यूडो प्लास्टिक। और इसको ऐसे ही हम लोग बोलते हैं
दिस इज रियोपेक्टिक, रियोफ्रेटिक, ठीक है, दिस इज रियोफ्रेटिक एंड दिस इज थिक्सोट्रॉपिक। अभी एक ट्रिक बताऊंगा आपको इसकी याद रखने की, तो आप कभी भूलोगे नहीं। दिस इज थिक्सोट्रॉपिक। दीज आर टाइम इंडिपेंडेंट, ये टाइम इंडिपेंडेंट है। दीज आर टाइम डिपेंडेंट, दीज आर टाइम डिपेंडेंट। तो मैं सीधा आपको कुछ डेटा दे दे रहा हूं, एग्जांपल्स, क्योंकि एग्जांपल्स जो है वही आपको रिपोर्ट करना है। हाईली एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं, खुद कोई तर्क नहीं है बहुत ज्यादा, बस जो जिसमें आता है उसको उसमें ही लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसको इस तरीके से देखो, इसको याद कैसे कर सकते हो, तो मैंने कैसे याद किया हुआ, देखो इसको तो आपको भूलना नहीं है कि ये न्यूटोनियन है और ये बिंघम प्लास्टिक है। अगर पढ़ा होगा तो आपने इसको नहीं भूलोगे। अब आपको अलजेब्रिकली ऊपर जाना है। देखो सबसे पहले अल्फा जो शब्दकोश है डिक्शनरी, उसमें सबसे पहले डी आएगा, तो डायलेटेंट। डी के बाद क्या आएगा, तो देखो ये पी, स्यूडोप्लास्टिक। देखो PQRST, तो P आया डी के बाद, फिर R तो रियोफ्रेटिक, फिर T, ST सबसे लास्ट में आ रहा है, तो DPRT। ये बिल्कुल शब्दकोश डिक्शनरी वाला पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। और इसको नहीं भूलना, ये क्या आइडियल प्लास्टिक या बिंघम प्लास्टिक। तो इस तरीके से याद रख सकते हो। फिर याद रख सकते हो ये जो ओरिजिन से मैंने निकाले हैं, दीज टू आर टाइम इंडिपेंडेंट, और जो ऊपर से निकाले हैं दीज टू आर टाइम डिपेंडेंट। अच्छा, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट की क्या मतलब है, तो इनको जनरली अभी जैसे मैं लिख रहा था अभी जैसे मैं लिख रहा था कि टाउ बराबर म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई या डी थीटा बाई डी टी, कुछ भी लिख सकते हो आप, इट डज नॉट मैटर। अब मैं एक जनरल फॉर्मूला लिख सकता हूं ऐसे, टाउ बराबर म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई की पावर n प्लस बी, या बी जीरो ले लो, बी मतलब है तो यहाँ पे कुछ y इंटरसेप्ट है, y बराबर mx प्लस सी, ये सब आपको मैथ पता है। बी नहीं है तो ये कर्व ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से। अब ये जो n है, n को देखो, ये n का रोल है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई इंटू डी यू डिवाइडेड बाई डी वाई की पावर n-1, इस तरीके से लिख सकता हूं मैं इसको। और ये जो म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई है, इसको मैंने लिखा म्यू एपरेंट। ये कुछ वैसी ही चीज तो है, ये इसको नहीं बल्कि इसको मुझे ऐसे लिखना चाहिए, वेट, इसको मुझे ऐसे लिखना चाहिए, दिस इज n-1 एंड दिस इज 1, ठीक है। तो ये जो टर्म है इसको मैंने बोला म्यू एपरेंट, और इसको मैं लिख सकता हूं म्यू एपरेंट इंटू डी यू डिवाइडेड बाई डी वाई, समथिंग लाइक दिस। जो ये वाला फॉर्म था ना, जो न्यूटन लॉ वाला फॉर्म था, टाउ बराबर म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई, कुछ वैसे ही कन्वर्ट कर दिया। पर याद रखना कि ये म्यू म्यू एपरेंट है, इसको म्यू एब्सोल्यूट बोलते हैं, इसको म्यू एपरेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज बता रहा है कि जो यू कैन से टाउ है, इट इज प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई। पर ये जो प्रोपोर्शनलिटी है ये लीनियर नहीं है, बल्कि कैसा है देखो, तो ये बता रहा है ये म्यू इंटू डी यू डिवाइडेड बाई डी वाई की पावर n-1 है। ये इस चीज पे डिपेंड कर रहा है। मतलब ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी के साथ साथ ये फ्लो की प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड कर रहा है। ये फ्लो की प्रॉपर्टी है डी यू बाई डी वाई, जो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन है, जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है, उस पे भी ये डिपेंड कर रहा है। ये नहीं कर रहा था, ये केवल और केवल फ्लूइड की प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा था। चूंकि ये फ्लूइड और डिफॉर्मेशन के रेट या फ्लो दोनों की प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए इसको एपरेंट विस्कोसिटी बोला। और अगर देखो n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होने का क्या मतलब है कि ये जो n-1 है दिस विल बी ग्रेटर देन 0। और अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा, n-1 ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब ये पॉजिटिव नंबर है, तो आप क्या बोल सकते हो कि जो टाउ, जो ये विस्कोसिटी है, किस नेचर की है? आप बोल सकते हो कि विस्कोसिटी यू कैन से डी यू बाई डी वाई या डी थीटा बाई डी टी के बढ़ने से बढ़ रही है। मतलब जैसे ही रेट ऑफ डिफॉर्मेशन बढ़ेगा, ये डी यू बाई डी वाई में आपको डी थीटा बाई डी टी नजर आना चाहिए। ये अलग अलग नहीं है मेरे लिए, ठीक है, ये तो लिखने की हैबिट के हिसाब से कर रहे हैं, नहीं तो सारी जगह बोलो डी थीटा बाई डी टी लिख दें। तो यहां पे ये सीखने को मिल रहा है कि डी थीटा बाई डी टी रेट ऑफ डिफॉर्मेशन बढ़ेगा तो म्यू एपरेंट विस्कोसिटी रेजिस्टेंस टू मोशन बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं? क्योंकि ये प्रोपोर्शनल हो गया। लेकिन अगर ये n लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 मतलब ये नेगेटिव नंबर है, तो ये म्यू एपरेंट कुछ म्यू डिवाइडेड बाई समथिंग करके आएगा, और ये डिवाइडेड बाई समथिंग में डी यू बाई डी वाई की पावर समथिंग होगा। तो अगर ये बढ़ेगा तो ओवरऑल ये जो म्यू एपरेंट है ये कम होगा। मतलब अगर ये वैल्यू n लेस देन 1 है, तो फिर रेट ऑफ डिफॉर्मेशन बढ़ने से शियर स्ट्रेस क्या होगी? अगर ये वैल्यू लेस देन 1 है तो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन बढ़ने से शियर स्ट्रेस कम हो रही होगी, रेजिस्टेंस टू मोशन कम हो रहा होगा। तो ये जो म्यू एपरेंट है ये डी यू बाई डी वाई पे भी डिपेंड कर रहा है। और अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो अगर डी यू बाई डी वाई बढ़ेगा, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन बढ़ेगा, तो म्यू एपरेंट इसके प्रोपोर्शनल है, मतलब रेजिस्टेंस टू फ्लो भी या रेजिस्टेंस टू मोशन भी बढ़ेगा। लेकिन अगर लेस देन 1 है n की वैल्यू,
तो जो du बाई dy है ये नीचे चला गया, मतलब अब म्यू एपरेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल जैसा हो गया है। तो अगर अब रेट ऑफ डिफॉर्मेशन बढ़ेगा तो एपरेंट विस्कोसिटी कम होगी। इसको बोलेंगे कि ये शियर थिनिंग फ्लूइड है। एपरेंट विस्कोसिटी का बढ़ना मतलब फ्लूइड थिकन हो रहा है, फ्लूइड गाढ़ा हो रहा है, उसकी विस्कोसिटी बढ़ रही है। और एपरेंट विस्कोसिटी का कम होना मतलब शियर थिनिंग हो रही है, फ्लूइड पतला हो रहा है, उसकी विस्कोसिटी, उसकी रेजिस्टेंस रिड्यूस हो रही है। तो ये दो तरीके के यू कैन से फ्लूइड निकल के आए। जैसे यहां पे देखो, विस्कोसिटी को मैंने स्लोप से सिखाया था अभी, तो यहां पे देखो स्लोप कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। तो ये n ग्रेटर देन 1 वाला कर्व है, इसको इंक्रीजिंग कर्व बोलेंगे। मतलब यहां पे विस्कोसिटी जैसे जैसे रेट ऑफ डिफॉर्मेशन बढ़ रहा है बढ़ती जा रही है, जबकि यहां पे टेंजेंट डालो स्लोप तो देखो स्लोप रिड्यूस होता जा रहा है। मतलब ये n लेस देन 1 वाला है, ये शियर थिनिंग वाला फ्लूइड है। मतलब रेट ऑफ डिफॉर्मेशन बढ़ने से इसमें विस्कोसिटी रेजिस्टेंस टू शियर कम होता जा रहा है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। और इनके एग्जांपल्स मैं लिख दे रहा हूं, बिकॉज ये एग्जांपल्स बहुत पूछता है। तो जैसे स्टार्टिंग विद सबसे पहले चलो मुझे यही मिल गया। तो जैसे जो थिक्सोट्रॉपिक है, तो थिक्सोट्रॉपिक में क्या क्या एग्जांपल है, ये एग्जांपल आपको याद रखने, खूब क्वेश्चन पूछता है। जैसे यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं नाम बता दे रहा हूँ, चलो लिख दे रहा हूँ। प्रिंटर्स इंक, जैसे जो प्रिंटर्स इंक है वो इसमें आता है। क्रूड ऑयल है वो इसके अंदर आता है। या जैसे लिपस्टिक जो लड़कियां लगाती हैं वो इसके अंदर आता है, लिपस्टिक। या फिर जैसे सर्टेन पेंट्स एंड इनेमल्स हैं वो इसके अंदर आते हैं। सर्टेन पेंट्स एंड इनेमल्स ये इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये रियोप्रेटिक एग्जांपल है। और थिक्सोट्रॉपिक एग्जांपल क्या है, सॉरी ये थिक्सोट्रॉपिक एग्जांपल है, उल्टा लिख दिया मैंने यार। ये थिक्सोट्रॉपिक के एग्जांपल थे, वेरी सॉरी, अब मैं मिटा नहीं रहा हूं, ये थिक्सोट्रॉपिक एग्जांपल थे। और रियोफ्रेटिक एग्जांपल मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। रियोफ्रेटिक में जैसे जिप्सम पेस्ट है, जैसे ये लिख लो प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट, जिप्सम पेस्ट है। या वेरी रेयर लिक्विड सॉलिड सस्पेंशन है, वेरी रेयर लिक्विड सॉलिड सस्पेंशन, मैं बोल दे रहा हूं, गंदा नहीं कर रहा हूं, वेरी रेयर लिक्विड सॉलिड सस्पेंशन है। या फिर यू कैन से बेंटोनाइट सॉल्यूशन है। सो दीज आर इन रियोफ्रेटिक, ये आप एग्जांपल याद रख सकते हो। और डाइलेटेंट में अगर मैं बोलूं तो डाइलेटेंट में एग्जांपल है, डाइलेटेंट में जैसे अल्ट्रा फाइन इरेगुलर पार्टिकल सस्पेंशन, या सुगर इन वाटर है, या एक्वस सस्पेंशन ऑफ राइस एंड स्टार्च है, क्विक सैंड है, बटर है, एक्सेट्रा। तो ये डायलेटेंट है। बटर वगैरह कैसा होता है, जैसे रेट ऑफ डिफॉर्मेशन बढ़ता है उसमें बोल सकते हो जो रेजिस्टेंस है दैट रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, इसमें अपरेंट विस्कोसिटी बढ़ती है विद रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ यू कैन से डिफॉर्मेशन। और स्यूडोप्लास्टिक एग्जांपल क्या है, तो जैसे इनका एग्जांपल है ब्लड है, या मिल्क है, या पेपर पल्प है, या पॉलीमेरिक सोल्यूशन है, रबर पेंट एक्सेट्रा, इनको बोल रहे हैं हम लोग स्यूडोप्लास्टिक। तो ये अलग अलग तरीके के फ्लूइड्स हैं, इनके एग्जांपल्स आपने कॉपी में लिखे होंगे, मैं जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। और ये वाले कौन से हैं, तो ये टाइम डिपेंडेंट वाले हैं। अच्छा, यहां पे इसको बोलेंगे यील्ड शियर, टाउ वाई बोल दे रहा हूं। तो ये ऐसे फ्लूइड्स हैं जिनमें इक्वेशन में बी भी आ गया है। मतलब ये ऐसे लिख सकता हूं मैं, टाउ बराबर म्यू इंटू डी यू डिवाइड बाई डी वाई की पावर एन प्लस बी। इसको बोलते हैं हम एक फ्लो नंबर। इस ये दोनों, ये मटेरियल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है और फ्लो प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। इसका नाम मैं भूल रहा हूं, एक को फ्लो इंडेक्स बोलते हैं, देख के बताना पड़ेगा, रुकिए। एक को इसमें बोलते हैं, कहा गया, दिस ए को बोलते हैं कंसिस्टेंसी इंडेक्स, दिस ए, इसको ऐसे लिख सकते हो, ए समथिंग इनटू बी प्लस बी। ए को बोलते हैं कंसिस्टेंसी इंडेक्स, बी को भी बोलते हैं कंसिस्टेंसी इंडेक्स, और एन को बोलते हैं फ्लो बिहेवियर इंडेक्स, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के फ्लूइड्स हैं। ये टाइम इंडिपेंडेंट है, ये टाइम डिपेंडेंट है। और इसमें एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है। थ्रेशोल्ड वैल्यू का मतलब कि इनमें वो जो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन आप निकाल रहे हो डी थीटा बाई डी टी, या जो कंटिन्यूअस परमानेंट डिफॉर्मेशन मिल रहा है, जो फ्लो प्रॉपर्टी मिल रही है, वो एक थ्रेशोल्ड वैल्यू के बाद मिलेगी, उसके पहले नहीं मिलेगी। जैसे टूथपेस्ट आप निकालते हो सुबह सुबह, तो टूथपेस्ट में आप पहले कुछ फोर्स लगाते हो, फिर ये पेस्ट बाहर निकलता है। तो जो ऐसे वाले पेस्ट हैं, जो ऐसे वाले फ्लूइड्स हैं, इनको हम बोल रहे हैं कि ये, इनके पास कुछ थ्रेशोल्ड वैल्यू है, कुछ बोल सकते हो मिनिमम वैल्यू ऑफ शियर है, जो आप अप्लाई करोगे तभी इनके अंदर फ्लो बिहेवियर आएगा, तभी इनके अंदर फ्लो प्रॉपर्टी आएगी। तो इनमें ये बी जीरो नहीं होता है। तो ये यहाँ पे टाउ वाई कुछ शियर ईल्ड के बाद ये डिफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं, और इनमें भी 3 है। तो ये जो है, इसमें क्या है, इसका इक्वेशन अगर मैं मॉडिफाई करना चाहूं तो इसका इक्वेशन ऐसा है, टाउ बराबर म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई, बस प्लस कुछ एक कांस्टेंट, लेट्स टेक इट बी। मतलब ये y बराबर mx प्लस सी वाली लाइन के जैसा है। मतलब ये लीनियर तो है, डी यू बाई डी वाई के प्रोपोर्शनल तो है, पर जो कर्व है वो ओरिजिन से नहीं पास कर रहा है। इसमें ये b आने की वजह से, मतलब ये जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है टाउ y आने की वजह से, कुछ मिनिमम शियर चाहिए इनमें डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये अलग अलग टाइप के फ्लूइड्स हैं, इनको मैंने एक बार इंट्रोड्यूस किया, अब मैं ये सब मिटा रहा हूं। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब आप इसको आसानी से कर सकते हैं। आगे और इस पे क्वेश्चंस आएंगे तो और भी कुछ चीजें आपको बताऊंगा जो अभी स्किप हो गई हैं। अ फ्लूइड इन व्हिच शियर स्ट्रेस इज मोर
देन द यील्ड वैल्यू, बोला गया एक फ्लूइड जिसमें शियर स्ट्रेस ज्यादा है किससे, यील्ड वैल्यू से, एंड और शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, जो शियर स्ट्रेस है वो रेट ऑफ स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल भी है, तो ये कौन सा फ्लूइड है, ये आइडियल प्लास्टिक बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड है। बिंघम प्लास्टिक है कि नहीं, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा है और कैसा है, लीनियर है, मतलब शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, तो ये कौन सा है, इसको आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड या बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड भी बोलते हैं, ये भी नाम आपको याद रखना है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड। ये टूथपेस्ट इसका एग्जांपल याद रखना तो कभी नहीं भूलोगे, दिस इज व्हाट यू कॉल आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड या बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड, ठीक है। नाउ थर्ड, इसका आंसर दीजिए, इसको मिटा रहा हूं मैं, इसका आंसर दीजिए, सॉल्व दिस क्वेश्चन। फॉर स्यूडोप्लास्टिक नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स द एपरेंट विस्कोसिटी, अभी सिखाया, कभी भी डाउट हो, मुझे पता है याद करने जाओगे गलती कर दोगे, तो ये मैंने एक ट्रिक बनाई है, इस ट्रिक को आप हमेशा फॉलो करो, बाकी तो कॉन्सेप्ट तो आपने कॉपी में लिखा ही होगा। यहाँ पे देखो मैंने लिखा du बाई dy, यहाँ पे लिखा टाउ, कभी भी आपको देखना है ये ऐसे आपको कर्व बनाना है, बस इसी से आप समझ लोगे। ये क्या है d के बाद क्या आएगा p के बाद क्या आएगा t, r-s-t, तो ये पहले r आएगा फिर t आएगा। दिस इज डायलेटेंट, दिस इज स्यूडोप्लास्टिक, दिस इज रियोफ्रेटिक, दिस इज थिक्सोट्रोपिक, ये न्यूटोनियन है, ये बिंघम प्लास्टिक है। अब पकड़ लो, इसमें स्लोप बढ़ रहा है मतलब n की वैल्यू मोर देन 1 है, इसमें स्लोप घट रहा है मतलब n लेस देन 1 है, n मोर देन 1, n लेस देन 1। सारा हो गया, एग्जांपल्स याद रखो, इस टॉपिक से खूब क्वेश्चंस आते हैं। तो बोला गया फॉर स्यूडोप्लास्टिक नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स द एपरेंट विस्कोसिटी, तो स्यूडोप्लास्टिक पकड़ो, स्यूडोप्लास्टिक कौन से हैं, ये वाले, एपरेंट विस्कोसिटी लेस देन 1 वाले में कैसे होगी, रिड्यूस होगी। तो एपरेंट विस्कोसिटी क्या होगा, इट विल डिक्रीज विद इंक्रीजिंग डिफॉर्मेशन रेट, सोचना ही नहीं है, ये कर्व बनाना आपको सिखा दिया है, अल्फाबेटिकली मूव करना है, डी पी आर टी, बस n ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, सब कुछ पकड़ लिया। तो इसमें क्या है, n लेस देन 1 है, मतलब ये शियर थिनिंग वाले फ्लूइड हैं, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन बढ़ने से इनकी एपरेंट विस्कोसिटी रिड्यूस होती है। क्विकली इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे हो। देन फोर्थ क्वेश्चन बताइए, फोर्थ क्वेश्चन बताइए, कुछ सॉल्व करना है, अभी बताया, इफ सिग्मा इज द सरफेस टेंशन एंड आर इज द रेडियस, द प्रेशर इंक्रीज डेल्टा पी इंटीरियर ऑफ लिक्विड सिलेंडर, तो डेल्टा पी सिलेंडर में कितना है, सिग्मा बाई आर, जेट में डेल्टा पी वाटर के लिए कितना है, वाटर बबल या एयर बबल इन वाटर या वाटर बबल इन एयर के लिए, तो 2 सिग्मा बाई आर, ये एयर या वाटर बबल के लिए है, एयर और वाटर बबल एक ही जैसे होते हैं। और अगर मैं डेल्टा पी बोलूं तो ये कितना है, 4 सिग्मा बाई आर, कब, सोप बबल के लिए, सोप बबल 2 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, तो वहां पे ये है, देखो याद रखना है आपको। पकड़ो कौन सा पूछा है, पूछा है प्रेशर इंक्रीज डेल्टा पी इन इंटीरियर ऑफ लिक्विड सिलेंडर, सिलेंडर मतलब अरे ये जो जेट था ये सिलेंडर ही तो था, तो इसमें पूछा है क्या होगा फॉर्मूला, सिग्मा बाई आर, ए पार्ट। एक बार अगर मैं जो आपको ट्रिक्स बता रहा हूं पकड़ ले गए तो क्वेश्चन आप क्विकली कर लोगे। अभी इस बैच में मैं बिल्कुल बेसिक भी नहीं बताना चाहता हूं, वैसे तो बता ही देता हूं कि एकदम आप तुमको क्वेश्चन करना सिखाऊं, कैलकुलेशन करना सिखाऊं, क्योंकि इस बैच का उद्देश्य वो नहीं है। फंडामेंटल कोर्स आप ज्वाइन करो तो उसमें बहुत डिटेल में समझ ले लेके हम लोग चीजें सीखते हैं। अभी जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम बढ़ रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। डायनेमिक विस्कोसिटी हैज द डायमेंशंस ऑफ, भैया ये जो फॉर्मूला हमने लिखा, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा, टाउ बराबर म्यू इंटू डी यू डिवाइडेड बाई डी वाई, इसी को डायनेमिक विस्कोसिटी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी बोलते हैं। इसका यूनिट निकालना है तो कैसे निकलेगा, टाउ डिवाइडेड बाई डी यू बाई डी वाई। ये विस्कोसिटी का कोई डिफिनेशन पूछे तो यहां से डिफिनेशन बता सकते हो, इसका क्या मतलब है। सो इट इज, अगर 1 तो बोलोगे इट इज द शियर स्ट्रेस रेजिस्टेंस टू फ्लो प्रोड्यूस्ड फॉर यूनिट रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। यूनिट रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के लिए जितनी शियर स्ट्रेस या रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रही है उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। ये क्या बता रहा है, ये रेजिस्टेंस टू फ्लो बता रहा है। विस्कोसिटी का क्या मतलब है, विस्कोसिटी का वही मतलब है जो फ्रिक्शन का मतलब सॉलिड्स में था। अलग अलग लेयर्स जो है फ्लूइड की, उनके बीच में फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, फ्रिक्शन नहीं बोलते यहाँ पे, विस्कोसिटी बोलते हैं। ओविंग टू देयर कोहेजन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे आर रजिस्टिंग द यू कैन से रिलेटिव मोशन बिटवीन टू एडजेसेंट लेयर्स। और ये जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। म्यू बराबर टाउ डिवाइड बाई डी यू बाई डी वाई का क्या मतलब है कि मटेरियल की म्यू की वैल्यू कितनी है ये डिसाइड करेगा कि यूनिट रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के लिए कितना रेजिस्टेंस, कितना शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। इसकी यूनिट निकालनी है। देखो स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पता ही है आपको। और डीवाई डी यू बाई डी वाई क्या है, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है, तो ऊपर क्या है मीटर पर सेकेंड, और मैं ऐसे लिख रहा हूं बल्कि ऊपर है मीटर पर सेकेंड और नीचे क्या है
तो इसमें क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे क्या है, dy, dy मतलब मीटर, चेंज इन लेंथ, ये हो गया। और न्यूटन को भी तुम लिख सकते हो m इंटू ए को भी लिख सकते हो तुम v/t, v को भी लिख सकते हो तुम मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या आ गया, देखो इसको मैं लिख सकता हूं m इंटू एम पर सेकेंड, और टाइम भी क्या है, सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज एसिलरेशन, ये है एसिलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है मास m कुछ, दिस इज एसिलरेशन, मास इनटू एसिलरेशन, ये दोनों मिलके क्या हो गया, न्यूटन डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर, इनटू ये पलट के जाएगा, ऊपर s इंटू एम आ गया, नीचे m आ गया। सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो, या सॉल्व कर लो, देखो ये मीटर से ये मीटर कट गया, ठीक है, सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो, सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे, ये देखो मीटर स्क्वायर से ये मीटर स्क्वायर कट गया, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं यार, प्लीज सॉल्व इट, थोड़ा साफ करने दीजिए, रुकिए, समझाने में कई बार ना, चलिए इसको फिर से सॉल्व करते हैं। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बताइए, आई होप कि आपको डायमेंशंस निकालनी आती होंगी ना। चलो डायमेंशंस के बारे में भी क्विकली बता दे रहा हूं भैया, डायमेंशंस के बारे में क्विकली बता दे रहा हूं। तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जैसे एमकेएस है, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसमें लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सीजीएस है, इट इज सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, इसमें लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही एसआई सिस्टम है, स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। तो इसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज डिफाइन की गई हैं। इसमें जो लेंथ होता है, लेंथ को हम मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, जो मास होता है इसको हम किलोग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो टाइम होता है, टाइम उसको हम सेकंड में रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो पदार्थ की मात्रा होती है उसको हम मोल्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको एम्पियर से रिप्रेजेंट करते हैं। जो प्रकाश की तीव्रता होती है उसको कैडला से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर उसको डिग्री केल्विन से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 2 4 2 6 1 2 3, 3 हो गए ना। सो 3 2 5 2 7, ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। फंडामेंटल यूनिट्स मतलब ये मौलिक यूनिट्स है, मूल इकाइयां हैं, इनका कोई डिवीजन नहीं है, मतलब इनको फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता है। दे आर डिफाइंड एज इट इज। तो जब एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे तो उसमें एक टेबल लिखा है, उसमें अलग अलग यूनिट्स की डिफिनीशन है कि ये इसका मतलब है। जैसे एक स्टैंडर्ड प्रोटोटाइप है सीजियम और इरिडियम का, जिसका वेट 1 किलोग्राम है, मास 1 किलोग्राम बोला गया, दुनिया में इसके इक्विवेलेंट जहां भी मास है वो 1 किलोग्राम है। तो ये फंडामेंटल यूनिट्स है। अब मैं उधर नहीं जा रहा हूं, एनसीईआरटी पढ़ना। प्लस अगर 2 कॉम्प्लीमेंट्री आपको यूनिट्स पता है, 2 कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स अगर आपको पता है, एक को बोला गया रेडियन और एक को बोला गया स्टेरेडियन। रेडियन इज यूनिट फॉर प्लेन एंगल एंड स्टेरेडियन इज यूनिट फॉर सॉलिड एंगल। ये आपने डिफाइन किया। रेडियन क्या है, तो इट इज, यू कैन से, जो आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, और जो स्टेरेडियन है इसको आपने डिफाइन किया इंटरसेप्टेड एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। तो अगर आपको ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स पता है और अगर आपको ये 2 डिराइव्ड, इसको कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं, 2 कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स पता है, तो दुनिया की बाकी और भी जो यूनिट्स हैं वो सब तुम निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि ऑल दीज आर डिराइव्ड इन नेचर, वो इन्हीं से मिलके बनी हुई है। डायमेंशंस निकालने के लिए ये जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इन तक हम किसी भी यूनिट को तोड़ेंगे और देखेंगे कि जो फंडामेंटल पैरामीटर्स हैं इस यूनिट में इन्वॉल्व, उनके कितने ऑर्डर है, उनकी कितनी डिग्री है। दिस इज द मीनिंग ऑफ, यू कैन से, डायमेंशन। तो यहां पे जैसे हम डायमेंशन निकाल रहे हैं किसकी, विस्कोसिटी की, तो पहले मैंने विस्कोसिटी का फॉर्मूला लिखा। विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या है? पहले मैं विस्कोसिटी का फॉर्मूला लिख रहा हूं, म्यू बराबर क्या है, टाउ डिवाइडेड बाई डी यू डिवाइडेड बाई डी वाई। अब मैं इससे सॉल्व करके सारे यूनिट्स को देख सकता हूं डी यू बाई डी वाई से। देखो अब इसमें, या अगर आप चाहो तो एक और आसान तरीका है, देखो इसमें भी ऊपर नीचे करने के चक्कर में, देखो आप ऐसे लिखो, टाउ बराबर म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई, इसी में रख दो यूनिट्स। तो टाउ को क्या लिख सकते हो, ये स्ट्रेस है, ठीक है। अब स्ट्रेस क्या होता है, इट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इधर आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन भी क्या होता है, एम इंटू ए, मास इंटू एसेलरेशन। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, एम इंटू ए मास इंटू, ऐसे कंफ्यूज हो गए तो पहले ऐसे लिख रहा हूं, इट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर म्यू इंटू डी यू। किस में लिख सकते हो, तो डी यू मतलब चेंज इन वेलोसिटी, इट इज मीटर पर सेकेंड, और डिवाइडेड बाई डीवाई है, तो डीवाई को क्या लिख सकते हो, मीटर, सिंपली ये लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं, दिस इज मीटर, ये सेकेंड, ये मीटर से मीटर ये कट गया। अब यहां से म्यू की तुम यूनिट निकाल दिए,
तो देखो म्यू को कैसे लिख सकते हो तुम, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, दिस इज कॉल्ड एज पास्कल। एग्जाम का क्वेश्चन, ये एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर है। क्वेश्चन पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, तो पास्कल को बोलते हैं ना एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की बहुत सारी यूनिट्स है, प्रेशर को आप पास्कल में, बार में, मिली बार में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टर्म में, या पीएसआई के टर्म में, तरह तरह के, या हेड फॉर्म में लिख सकते हो। सो दिस इज वन ऑफ द यूनिट्स ऑफ प्रेशर, और इसको बोलते हैं एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। क्या है? पास्कल। और एक पास्कल कितना होता है? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। तो म्यू क्या हो गया? म्यू को ऐसे भी बोल सकते हो आप, पास्कल सेकेंड। यू कैन कॉल इट टू बी पास्कल सेकेंड या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। ये क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए ये पार्ट मैंने आपको बताया। अब इसको और तोड़ते हैं, क्योंकि हमें तो डायमेंशंस निकालनी है। तो वैसे तो आपको याद होना चाहिए, पर मैं देखो, जैसे फोर्स का होता है MLT-2, मैं इसको तोड़ के दिखा रहा हूं। तो फोर्स को आप लिख सकते हो, न्यूटन को आप लिख सकते हो, देखो M इंटू ए, और M मतलब मास, तो इसको मैं लिख दे रहा हूं M, और A मतलब LT-2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? MLT-2। देखो मैंने यहां पे लिखा MLT-2, ये किसके लिए है? ये न्यूटन के लिए है, डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर मतलब L2 हो गया, इनटू सेकेंड। सेकेंड मतलब T, टाइम को सेकेंड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, T की पावर 1 है सेकेंड। अब इसको सॉल्व करो, देखो तो ये एक L से ये एक L कट गया, और देखो ये इंटू T, ये -1 है, तो ये -1 आ गया, -2 से ये कट गया। और देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? M। अब ये L तो कट गया, पर नीचे वाला ML-1, और T में कितना बचा? -1। तो ये आपको याद होना चाहिए। देखो ये ड्राइव नहीं करना पड़ना चाहिए। जो म्यू है ये हमेशा आपको रट के रखना है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए वहां पे इस क्वेश्चन में, इसको आपको याद रखना है। सो इट इज ML-1, इट इज ML-1 -1 इंटू T-1। जो फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या होता है? इसको न्यूटन बोल रहा हूं मैं। सो इट इज ML-1 T-2। ये आपको याद रखना है, ML-1 MLT फोर्स के लिए, नॉट MLT L-1 फोर्स के लिए सिंपली ML इंटू T-2, ML इंटू T-2, ये आप याद रख सकते हो, ठीक है? ML इंटू T-2, ये -2 है, दिस इज -2, ठीक है? तो ये छोटा सा क्वेश्चन बस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, कि कोई डाउट है तो आपका क्लियर हो जाए। अदरवाइज ये सब आपको पता है, ये सब कोई जानता है यार, ये सब कोई एक्सप्लेन करने वाली चीजें नहीं है। पर एक बार गलती से बचाने के लिए मैंने आपको फिर से रिकॉल करा दिया कि एक्चुअल मतलब क्या था इसका, ठीक है? तो डायनामिक विस्कोसिटी हैज डायमेंशंस ML-1 T-1। ये देख के ही आपको आंसर करना है। यहाँ पे M में भी -1 है, सो बी पार्ट ML-1 T-1। चलिए ये क्वेश्चन करिए, 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन, इफ अ सब्सटेंस रजिस्ट शियर स्ट्रेस बाय इलास्टिक डिफॉर्मेशन। भैया इलास्टिक डिफॉर्मेशन तो सॉलिड में था, यहां पे कौन सा इलास्टिक प्लास्टिक है? तो लिक्विड गैस तो चले गए, सॉलिड फ्लूइड क्या है? लिक्विड और गैसेज ही है। तो क्या आंसर है? सॉलिड। इलास्टिक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अभी आते ही समझाया, किसमें? सॉलिड्स में। वर्च्यू ऑफ सॉलिड्स, नॉट वर्च्यू ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड्स में फ्लो प्रॉपर्टी है। 7th, if the diameter of the capillary tube is doubled, the capillary rise will be। अब देखो सरफेस टेंशन का एक और प्रभाव। तो जैसे मान लो ये कोई पानी है, सपोज करो एक कंटेनर में पानी भरा हुआ है, और यहाँ पे एक मैंने कैपिलरी ट्यूब लगाई। कैपिलरी ट्यूब क्या होती है? एक स्मॉल डायमीटर ट्यूब होती है। तो कैपिलरी ट्यूब में जैसे पानी है, पानी वेटिंग सब्सटेंस है। वेटिंग सब्सटेंस मतलब ये कुछ इस तरीके से मिनिस्कस फॉर्म करेगा, समथिंग लाइक दिस। तो देखो अब ये सरफेस टेंशन कुछ यहाँ पे लग रहा है सिग्मा, और ये तो मैं ऐसे दिखा रहा हूं, पर एक्चुअली ये कौन होगा? ये जो मैं ऐसे आपको दिखा रहा हूं मिनिस्कस, ये तो 2D में ऐसे नजर आ रहा है, 3D में तो ऐसे कौन होगा। और हर तरफ से सरफेस टेंशन इस तरीके से लग रहा है, समथिंग लाइक दिस। इट इज एक्टेड बाय सरफेस टेंशन ऑल अराउंड लाइक दिस। तो ये जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन आपको पता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स कितना है? सिग्मा इंटू एल। ये जो फोर्स है ये कुछ अपने मैग्नीट्यूड के बराबर, जो भी इसका मैग्नीट्यूड है, अपने मैग्नीट्यूड के बराबर कुछ ये वेट ऑफ वाटर को उठा लेगा। तो ये जो वेट ऑफ वाटर है mg, ये नीचे लग रहा है, लेकिन इस फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर कुछ पानी ये यहां से उठा लेगी कैपिलरी, ओविंग टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन। और ये जो जितना ही उठा लेगी इसको बोलते हैं कैपिलरी हाइट। और ये जो प्रॉपर्टी है जिसमें लिक्विड लेवल या तो राइज कर रहा है या तो फॉल कर रहा है, इसको कैपिलरिटी बोलते हैं। अगर वेटिंग लिक्विड है, मतलब अडेसिव लिक्विड है जैसे वाटर, तो राइज करता है, और अगर कोई कोहेसिव लिक्विड है नॉन वेटिंग जैसे मरकरी, तो फॉल करता है, डिपेंडिंग ऑन कि मिनिस्कस कैसे बन रहा है। जैसे मरकरी में ये मिनिस्कस ऐसा बनता तो ये कुछ फॉल करता, ठीक है? तो अब अगर मैं दिखाना चाहूं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि टोटल फोर्स कितना है जो ये ऊपर लग रहा है? मैं ऊपर वाला फोर्स सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लग रहा है, मैं क्या लिख सकता हूं? तो इट इज सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। लेंथ कितना है? 2 पाई r, इतनी लेंथ पे लग रहा है। दिस शुड बी इक्वेटेड बाय द वेट। ये जो वेट नीचे लग रहा है
और वेट कितना लग रहा है, सो आई कैन से वेट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वेट यही बोलते हो, वेट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, या mg लिखा हुआ है मास इंटू जी, तो चलो वैसे ही कर ले रहा हूं, वेट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के बजाय mg कर दे रहा हूं। तो मास को क्या लिख सकते हो, तो मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये रो वी हो गया इंटू जी, ऐसे लिख सकते हो। और बल्कि एक स्टेप और नहीं बढ़ाने के बजाय मैं वी को भी यही लिख दे रहा हूं, तो V कितना होगा, देखो इतना जो पानी का कॉलम है इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होगा, ये पाइप है, ये एक सिलेंडर जैसा दिख रहा होगा, इसका वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट, तो पाई आर स्क्वायर इंटू ये इसका बेस एरिया हो गया, दिस इज एच कैपिलरी हाइट जो आपको निकालना है, बेस एरिया इंटू हाइट, ये वॉल्यूम हो गया, रो इंटू वॉल्यूम इसका मास हो गया इंटू जी, ये चीज करना है मुझे। देखो ये आर से ये आर कट गया, ये पाई से ये पाई कट गया, और अगर मैं ये एच लिखना चाहूं तो ये क्या आ गया, 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई, ये रोजी को मैं गामा कर दे रहा हूं, क्यों ही इसको ऐसे लेके चलना है, सो दिस इज डिवाइडेड बाई गामा डब्ल्यू इंटू आर, ये कैपिलरी हाइट है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज आप ऐड कर सकते हो, ये फॉर्मूला मैंने ऐसे भी ड्राइव किया, एक्चुअली सिग्मा इधर नहीं लग रहा है, वर्टिकल नहीं लग रहा है ऊपर, ये बल्कि कुछ थीटा एंगल पे इंक्लाइन लग रहा है, तो जो इधर कंपोनेंट होगा वो सिग्मा कॉस थीटा होगा, तो एक्चुअली यहां पे सिग्मा कॉस थीटा भी आ जाएगा, बट सिंस दिस थीटा इज वेरी स्मॉल, तो जो cos थीटा होता है दैट कैन बी टेकन टू बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, तो एग्जैक्टली तो ये 2 सिग्मा cos थीटा डिवाइड बाय गामा डब्ल्यू आर है, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 सिग्मा डिवाइड बाय गामा डब्ल्यू आर। और कई बार क्वेश्चन में ये आर की बजाय डी दिया होगा, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, आर को डी बाई टू ऊपर चला जाएगा, सो आई कैन राइट इट 4 सिग्मा cos थीटा डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू इनटू डी, डी इज द डायमीटर ऑफ कैपिलरी ट्यूब, आर इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब क्या है, एक स्मॉल डायमीटर की ट्यूब है जिसमें डायमीटर काफी कम है, और ये कैपिलरिटी पाइप में ही नहीं मिलता है भैया, ये ग्राउंड वाटर में मिलता है, जो ग्राउंड वाटर टेबल है उसके ऊपर कुछ कैपिलरी फ्रिंजेज राइज करते हैं, वो फ्रिंजेज कैसे राइज करते हैं, यही उसको कैपिलरी वाटर बोलते हैं, जो पोर्स में वाटर होता है। पोर्स में वाटर को आपने दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, कैपिलरी वाटर, पेलिकुलर या हाइग्रोस्कोपिक वाटर। कैपिलरी वाटर या पोर वाटर क्या है, वो यही वाला वाटर है जो ग्रेविटी, ग्रेविटी तो पानी को नीचे ले जाना चाह रही है, पताल में ले जाना चाह रही है, ग्राउंड वाटर में ले जाना चाह रही है, पर सरफेस टेंशन इसको उठाना चाह रहा है, फोर्स है, फोर्स उठाना चाह रहा है, कितना उठा पाएगा, जितना इस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, तो अपने मैग्नीट्यूड के हिसाब से कुछ हाइट एच उठा देता है इन फॉर्म ऑफ कैपिलरी फ्रिंजेज अबव द ग्राउंड वाटर टेबल, तो वहां पे भी कैपिलरी होता है। इनफैक्ट जो प्लांट की रूट्स हैं, प्लांट की रूट्स में जो पानी आता है नेचर से, रूट जोन में जो प्लांट्स पानी एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो पानी भी कैपिलरी वाटर होता है, दैट इज अगेन कैपिलरी वाटर। थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस रूट में पानी एंटर करता है, पर वो पानी कौन सा होता है, कैपिलरी वाटर होता है। इनफैक्ट ये कैपिलरी ही वो एक्शन है जिसकी वजह से प्लांट की पूरी बॉडी में ये प्लांट पानी ट्रांसपोर्ट करता है। प्लांट की जो भी वेस्कुलर प्लांट्स हैं उनकी दो ट्रांसपोर्ट टिश्यूज हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। इस जाइलम और फ्लोएम से, जाइलम पानी ले जाता है, फ्लोएम वाटर विद न्यूट्रिएंट्स ले जाता है, प्लांट की पूरी बॉडी में अलग अलग ब्रांचेज में और लीफ तक ये पानी पहुंच जाता है, वो भी कैपिलरी एक्शन ही होता है। तो ये कैपिलरी एक्शन हल्के मत लीजिए, दिस कैपिलरी एक्शन कैन बी सीन इनटू नेचर इन वेरियस एप्लीकेशंस, के बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं, पर कैपिलरी एक्शन है क्या, तो ये चीज है, फोर्स की टेंडेंसी है वो अनस्टेबल करेगा, तो जो फोर्स ऊपर लग रहा है वो पानी को कुछ उठाने की कोशिश कर रहा है, कितना उठा पाएगा, जितना उसका मैग्नीट्यूड है उसके बराबर, मैग्नीट्यूड के बराबर वेट ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, इसी को कैपिलरिटी बोलते हैं, इसी को कैपिलरी वाटर बोलते हैं। जो समझना है समझ लो। हाइट कितनी निकल के आई, 4 सिग्मा cos थीटा डिवाइड बाय गामा डी या 2 सिग्मा cos थीटा डिवाइड बाय गामा डब्ल्यू आर। डिराइव करके दिखा दिया विद 30 सेकंड्स, समझाने के लिए इतना कर रहा हूं, अदरवाइज ये फॉर्मूला फिर से आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इफ द डायमीटर ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज डबल्ड, बोला गया जो कैपिलरी ट्यूब है उसका डायमीटर अगर डबल कर दे, चलो ये फॉर्मूला है डायमीटर वाला, बोला गया डायमीटर अगर डबल कर दें तो कैपिलरी राइज, भैया जो कैपिलरी राइज है ये प्रोपोर्शनल टू 1/d है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर है, तो अगर ये डायमीटर डबल होगा तो ये कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, दिस विल बी हाफ। तो डायमीटर डबल तो जो कैपिलरी राइज है वो हाफ। सच एन इजी क्वेश्चन। इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। 8th क्वेश्चन, इफ द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज 0.5 पॉइस एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 0.5, देन द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड इन स्टोक्स इज। बताइए, काइनेमेटिक विस्कोसिटी बताना है इन स्टोक्स। स्टोक्स के बारे में यहीं पे जानते रहो, स्टोक्स के बारे में यहीं पे जानते रहो, बल्कि दो चीजें मैं आपको बताता हूं सीजीएस सिस्टम में, क्योंकि फ्लूइड वगैरह में सीजीएस भी काफी यूज किया जाता है। तो जो एब्सोल्यूट विस्कोसिटी है इसकी यूनिट्स होती है पॉइज, ये याद रखना सीजीएस सिस्टम में, और जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है न्यू जिसको बोलते हैं, इसकी यूनिट होती है स्टोक्स। ये क्रमशः बोल सकते हो, डायनेमिक और जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है उनकी सीजीएस यूनिट्स हैं। सीजीएस यूनिट्स का मतलब समझ ही रहे हो। जैसे पहले तो ये बताऊं कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता क्या है, तो इट इज डिफाइंड एज म्यू डिवाइडेड बाय रो।
म्यू डिवाइडेड बाई रो, मतलब एब्सोल्यूट विस्कोसिटी डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाई रो अगर करोगे तो आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी मिलेगा। अच्छा, डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट क्या है, अभी हमने निकाला डायनेमिक विस्कोसिटी का, हमने यूनिट निकाला। ये डायनेमिक विस्कोसिटी नहीं भूलना है, डायनेमिक विस्कोसिटी क्या निकाला आपने, पास्कल सेकेंड, या इसको बोला आपने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, या इसको आप लिख सकते हो केजी पर मीटर सेकेंड। ये डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें देखो, इसमें मैं इस केजी को कन्वर्ट कर दूं ग्राम में, इस मीटर को मीटर में रहने दो, उसको सेंटीमीटर में रहने दो, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पॉइज में। तो दिस इज व्हाट यू कॉल पॉइज, ठीक है। ये सब आपको करना नहीं है गलती। पॉइज इज द सीजीएस यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। पॉइज कितना होता है, तो एक जो पॉइज होता है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, ये देखो यहां से लिख सकते हो 1 पॉइज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड, इस तरीके से आप लिख सकते हो। एक पॉइज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड के बराबर होता है। और देखो 1 केजी है यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 1 मीटर सेकेंड है, इसको आप कन्वर्ट करो तो केजी में 1000 ग्राम हो जाएंगे, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर इंटू सेकेंड। देखो ये 100 से 2 जीरो कट गए, मैं क्या बोल सकता हूं, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, दिस सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर सेकेंड, या ये क्या है 1 पॉइज, ये कितना हो गया, तो इसको इधर ले आओगे तो ये 1/10 केजी डिवाइडेड बाई मीटर सेकेंड। याद रखना एमकेएस, एमकेएस में अगर कभी क्वेश्चन में यूनिट दिया है, आपको सीजीएस में कन्वर्ट करना है डायनेमिक विस्कोसिटी की, तो 1/10 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। अब आओ थोड़ा इधर फिर से, तो म्यू का क्या था, म्यू वाज अभी दिखाया मैंने आपको केजी पर मीटर सेकेंड, और डिवाइडेड बाई रो है। रो क्या होता है, रो इज डेंसिटी, डेंसिटी मतलब किलोग्राम पर मीटर क्यूब, सो इट इज आई कैन राइट इट लाइक दिस, ये मीटर क्यूब ऊपर चला गया, दिस इज किलोग्राम। इसको सॉल्व करें, देखो किलोग्राम से किलोग्राम कट गया, ये मीटर स्क्वायर हो गया, 1 मीटर कट गया, दिस इज मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये किसकी यूनिट आ गई, दिस इज द यूनिट ऑफ न्यू। न्यू की यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। डायमेंशन क्या हो गई, L2T-1, दिस इज द डायमेंशन ऑफ न्यू। ये सब आपको याद रखना है। और अगर मैं बोलूं दिस इज मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और अगर मैं बोलूं कि 1 स्टोक्स कितना है, तो 1 स्टोक्स इज बेसिकली 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड को हम एक स्टोक्स बोल रहे हैं। एक स्टोक्स सीजीएस यूनिट है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और अगर इसको मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे, सो दिस विल कम आउट टू बी 1/10⁻²। मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसको भी आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि कभी भी आपको कन्वर्ट करना हो, सॉरी नॉट 2 10 की पावर 4 होगी, स्क्वायर है, तो 10⁴, वेरी सॉरी, 10⁴, 1/10⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मतलब आप याद रख सकते हो कि कभी आपको सीजीएस में दिया है या स्टोक्स दिया है, स्टोक्स दिया और आपको एमकेएस में कन्वर्ट करना है, तो आप 10⁴ से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। सेम वैसे ही, मतलब 1/10⁴ कर दोगे, ऐसे बोल सकते हो कि 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड जो है वो 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के है, या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड 1/10⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड के बराबर है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, एक बार मैंने क्विक रिवीजन करा दिया। पूछा क्या है, बोला डायनेमिक विस्कोसिटी है वो 0.5 पॉइज है, ठीक है। डायनेमिक विस्कोसिटी इतना दिया है 0.5 पॉइज, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 0.5, ठीक है। ये भी दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब जी दिया है। जी क्या होता है, तो ये गामा डिवाइड बाई गामा डब्ल्यू होता है, यानी ये जी दिया हुआ है 0.5, यानी गामा कितना हो जाएगा 0.5 इंटू गामा डब्ल्यू इज 1000, 1000 इंटू 0.5 मतलब 500, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी से हमने डेंसिटी निकाल ली, डेंसिटी हमने निकाल ली, ठीक है। चलिए अब रखते हैं वैल्यूज। सो म्यू कितना है, देन काइनेमेटिक विस्कोसिटी पूछा है, डायनेमिक विस्कोसिटी 0.5 पॉइज। देखो अभी बताया कि जब भी पॉइज दिया होगा, पॉइज से आपको एमकेएस में जाना है, तो पॉइज में क्या करोगे आप, 1/10 डिवाइड करोगे। देखो 0.5 डिवाइड बाई 10 कर दिया, बस मैंने इसको एमकेएस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। आई हैव जस्ट कन्वर्टेड इनटू एमकेएस, ठीक है। और फिर देखो ये क्या है, सो दिस इज रो, डेंसिटी। डेंसिटी कैसे निकालोगे, सो इट विल बी जी इंटू रो डब्ल्यू। अगर रो की बात करूं तो रो से ले सकता हूं, चाहे इसको गामा बाई गामा डब्ल्यू बोलो, चाहे इसको रो बाई रो डब्ल्यू बोलो, तो ये रो डब्ल्यू ले सकता हूं मैं। और जी कितना है, सो जी इज 0.5। रो डब्ल्यू कितना होता है, पानी की डेंसिटी कितनी होती है 1000 केजी पर मीटर क्यूब, तो इंटू 1000, दिस आई कैन राइट 500 केजी पर मीटर क्यूब। तो यहां पे मैंने लिख दिया 500 केजी पर मीटर क्यूब। ये किसमें था, सो इट वाज केजी पर मीटर सेकेंड में, और ये किसमें है, केजी पर मीटर क्यूब में। इसको सॉल्व कर लो, तो कैसे सॉल्व कर सकते हो इसको, यू कैन इजिली सॉल्व इट। तो ये क्या हो गया, 0.5 को मैं लिख सकता हूं 5, और इंटू डिवाइडेड बाई 10 इंटू 500, ये 0.5 से 5 किया तो 10 मल्टीप्लाई कर दिया, समथिंग लाइक दिस। इसको सॉल्व करिए, थोड़ा सॉल्व करिए,
और इन्होंने किसमें पूछा है, स्टोक्स में। तो मैं यहीं पे कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए 10⁴ भी मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ टू कन्वर्ट इट इनटू स्टोक्स। इन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ कि भैया स्टोक्स बताओ, ठीक है। तो ये सॉल्व करना है आपको। 4 0 1 2 3 4 कट गए, 5/5 कितना आ गया, 1। तो आंसर कितना हो गया इसमें, 1। सच एन इजी क्वेश्चन, एक्सप्लेन करने के लिए, कॉन्सेप्ट्स को बताने के लिए मैंने इतना एक्सप्लेन किया, अदरवाइज क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल। चलिए बताइए, ये समझ आया आपको, इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है, 9th क्वेश्चन सॉल्व करिए। सर आज के लिए रहने दीजिए बस। आज के लिए अच्छा समय हो गया क्या यार, अच्छा 21:17 हो गया, ओके पहले बताना चाहिए था आपको। चलिए कोई बात नहीं, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे। समय हो गया है आपका, आपको पहले बताना चाहिए था, आप अगली क्लास भी करने वाले हैं, मे बी यू आर वेटिंग फॉर योर नेक्स्ट क्लास, तो अगली बार से पहले आप बता दीजिएगा टाइम से। चलिए दिस इज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगली क्लास में। अब मैं ये आपको क्वेश्चंस भेज चुका हूं ग्रुप में, सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चन, सिंपल से क्वेश्चन है, जैसा टॉपिक वैसा हम डिस्कशन करेंगे। सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस, जो आप और सॉल्व करो इंजीनियरिंग सर्विसेज क्वेश्चन, या और गेट के आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, या और भी जहां पे आपको सोर्स मिल रहे हैं एई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो सॉल्व करिए। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन रीच टू मी, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए दिस इज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं कल।